डेली बाइट्स में आप सबका स्वागत है। एंड 2026 बीएड एंट्रेंस एग्जाम को लेकर डेली बाइट्स का ये फर्स्ट सेशन है। आने वाले समय में स्टूडेंट्स की ज़रूरतों को देखते हुए डेली बाइट्स के इस तरह के बहुत सारे ओपन सेशंस होते हैं जहां पर कोई भी कैंडिडेट फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकता है। क्योंकि देखो, राइट कोर्स से ज़्यादा ये ज़रूरी होता है कि राइट करियर। अगर आप बीएड करने के लिए सोच रहे हो, आप टीचर एजुकेशन के फील्ड में करियर बनाने के लिए सोच रहे हो, तो बड़ा ही मैटर करता है कि जिस फील्ड का करियर आप चुन रहे हो पहले वो फील्ड सही है कि नहीं है। क्योंकि यहाँ कोई बच्चा बैठा कल को कहे कि हमको लॉ करना है, यूपीएससी की तैयारी करना है, एसएससी करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करना है, एमबीए करना है, कुछ भी उसको करना हो, सभी फील्ड में बहुत सारा कोर्स उसको मिल जाएगा। क्वेश्चन ये है कि वो करियर राइट डायरेक्शन में है कि नहीं है। फर्स्ट कम्स राइट करियर, देन कम्स राइट कोर्स फॉर यू। तो उसी कड़ी में डेली बाइट्स के बहुत सारे ओपन सेशन होते हैं जो हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट और एकदम ओपन होता है। सो दैट कि इस वीडियो को कल को कोई यूट्यूब पर देख रहा है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप एडेड हो तो डेली बाइट्स के ओपन सेशन बहुत ही ओपन होते हैं। सीधा गूगल मीट का लिंक आता है, डायरेक्टली आप ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि हमारे पास आपसे कुछ छुपाने के लिए या हेजिटेशन नहीं है। क्योंकि कोई कैंडिडेट मेरे से कुछ डिस्कस कर रहा है या करियर में बात कर रहा है तो आई एम कॉन्फिडेंट अनफ कि हाँ, वो जो भी चीज़ पूछ रहा है वो सारा डाउट एंड क्वेरी ऑन द स्पॉट मैं उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। ये इंस्टेड कि बाद में देख के बताएंगे या टीचर कहाँ पर से कैसे देख के बता रहा है। ऑनलाइन क्लासेस में ऑफन स्टूडेंट्स को ये नहीं पता चलता है। तो डेली बाइट्स की जो ओपन वेबिनार मीट होती है ये एकदम ओपन डिस्कशन होता है। एंड आप कभी भी इस वेबिनार मीट के सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं एंड कोई भी बच्चा शुरू से एंड तक है एंड थ्रू आउट अ ईयर रेगुलरली सभी सेशंस को ज्वाइन करके वो केवल सुन रहा है। मैं कह रहा हूँ वो केवल सुन रहा है कि और कैंडिडेट्स का क्या क्वेरी है, नहीं है। एक साल बाद वो खुद अपने आप को मतलब अच्छा खासा आप एनलाइटेंड महसूस करोगे। उसका रीज़न ये है क्योंकि हम सब कहीं ना तो कहीं अपना ओपिनियन ना सोसाइटी से ही बनाते हैं। अगर आप किसी रिलीजन के हो, आप किसी कास्ट के हो, आप कोई किस विचारधारा को मानते हो, कुछ भी आप करते हो, इट्स जस्ट बिकॉज कि आपकी बचपन से वैसी अपब्रिंगिंग कर दी गई है। अगर आप अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा भी फुर्सत में बैठ के एनालिसिस करोगे तो आपको ये एहसास होगा कि योर होल ऑफ लाइफ इज़ अ कंटेंट। आपकी पूरी ज़िंदगी एक कंटेंट है। बचपन से यहाँ तक आते आते जो चीज़ें आप देख रहे हो, जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हो, जैसा आपके दिमाग में जो बातें लिख दी गई हैं, उसी डायरेक्शन में हम सोचने लगते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसी सोसाइटी ने कहीं ना तो कहीं टीचिंग जॉब को लेकर, टीचिंग करियर को लेकर, बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स को लेकर, डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम्स को लेकर या टीचर एजुकेशन के फील्ड का कोई भी और एंट्रेंस एग्जाम है, उन सब को लेकर सोसाइटी ने एक स्टीरियोटाइप ओपिनियंस भी बना रखा है। बहुत सारे लोगों को लगता है टीचर बनेगा, अरे बीएड का क्या है, मतलब क्या जरूरत है कोई बैच या कोर्स ज्वाइन करने का, क्या जरूरत है प्रिपेयर करने का, वो तो फलाना कॉलेज में ऐसा ही एडमिशन हो जा रहा है। देखिए, तमाम ऐसे कॉलेज हैं जो आपको बैक डेट में 2 साल का पुराना डिग्री भी दे देंगे। हाँ, तो देने वाले आपको डिग्री देंगे, नौकरी नहीं देंगे। उससे बस होगा क्या, आपको एक डिग्री मिल जाएगा और आता आपको कुछ नहीं है। बिल्कुल कुछ वैसी बात है कि गवर्नमेंट क्या करे, आपको ड्राइविंग लाइसेंस दे दे और तुम्हारा ड्राइविंग पे कोई एक्सपीरियंस ही ना हो, तुमने कभी 4 व्हीलर चलाया ही नहीं है, गवर्नमेंट तुमको ड्राइविंग लाइसेंस दे दे। अब आप इमेजिन करिए कि आप गाड़ी लेके सड़क पर उतरेंगे तो क्या उससे आपको फेस करना पड़ सकता है, क्या समस्याएं आ सकती हैं। 99% लोग करियर में भी वही करते हैं। ये इनका खुद का चॉइस नहीं होता है, वो उतने पैशनेट नहीं होते हैं। घर पे किसी ने बोला कि तुम्हारा 1 साल बाद शादी करा देंगे, पेरेंट्स का ओपिनियन है बीएड कर लो, कुछ नहीं करोगे तो टीचर बन जाओगे, तो चलो भाई कर लेते हैं। किसी ने सोचा एसएससी बैंक का तैयारी कर ली है, साल भर 2 साल 3 बार वहाँ फेल हुए हैं, फिर लगा अच्छा चलो बीएड कर लेते हैं, ये बैकअप करियर बन जाएगा। फिर कोई ऐसा आता है जिसको लगता है सर हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, हम सोचें कोई एडिशनल डिग्री करना है तो बीएड ही कर लें। कहने का मतलब है कि आप डिग्री को ऐसे ले रहे हो एज इफ कि ये कोई स्टैंप मार्क है नौकरी का या किसी स्किल का। डिग्री तो बस एक महज कह लीजिए कि एक न्यूनतम अर्हता को पूर्ण करने का बस एक माध्यम मात्र है, एक पेपर पर बस लिखा हुआ एक आइटम है कि हाँ ये चीज़ आपके पास होना चाहिए। अदरवाइज कोई सा भी करियर के फील्ड में आप जाओ, कोई सा भी करियर के फील्ड में आप जाओ, लेट से कोई डॉक्टर बन रहा है, एमबीबीएस कर रहा है, लेट से कोई इंजीनियर बन रहा है, बीटेक कर रहा है, लेट से कोई एमबीए कर रहा है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहा है, लेट से कोई सीए वगैरह कर रहा है और अकाउंटेंसी और इन सारी चीज़ों के फील्ड में जा रहा है। तो सभी फील्ड में आपको एक से एक नालायक लोग मिल जाएंगे। सभी फील्ड में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे सिर्फ डिग्री लेकर रखे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तमाम ऐसे इंजीनियर हैं जिनको एक फ्लाईओवर और ब्रिज और एक इलेक्ट्रिकल सर्किट का बेसिक ए बी भी नहीं पता है। तमाम ऐसे आपको डॉक्टर मिल जाएंगे, मौका मिले तुम्हारा एक आंख बेच दें, एक किडनी बेच दें, मौका मिले दोनों किडनी बेच दें।
ऐसे ऐसे आपको डॉक्टर मिल जाएंगे, सेम आपको ऐसे टैक्स के फील्ड में मिल जाएंगे, सेम आपको ऐसे बिजनेस के फील्ड में मिल जाएंगे कि जाके एमबीए किए हुए हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और खुद के 10,000 रुपए के जॉब के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उसी तरह टीचिंग फील्ड में भी आपको लोग मिल जाएंगे कि बहुत सारे लोग बीएड किए हुए हैं और डिग्री ले रखे हैं और आता कुछ नहीं है। लेकिन इन सभी फील्ड में एक कमाल की बात आप ये देख लीजिए कि आपको ऐसे टीचर्स भी मिल जाएंगे जो टॉप 1% होंगे, जो करोड़ों कमा रहे होंगे, और जो टॉप 10% में होंगे वो जो अच्छा खासा लाखों कमा रहे होंगे। सेम गोज फॉर इंजीनियर, डॉक्टर, अकाउंटेंसी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सभी फील्ड में लागू होता है ये बात कि इसमें टॉप 1% होंगे जो करोड़ों कमा रहे होंगे, टॉप 10% होंगे जो लाख में कमा रहे होंगे, एंड बाकी के लोग अपना किसी तरह संघर्ष करके अपना नौकरी बचा रहे होंगे। तो देखो, जब आप डिग्री लेने आते हो ना, तो आप किसी भी फील्ड को ना ढंग से एक्सप्लोर करके लीजिए, क्योंकि देखो ज्यादा जरूरी ये है कि आपके लिए आपका करियर चॉइस क्या है। वरना ये जो बहुत सारे लोग बैकअप प्लान, शादी, दहेज और फलाना ढकाना के बीएड कर लो, सरकारी मास्टर बन जाओगे, इसमें कम काम है, सैलरी मिलता है, ये वो, भाई चीजें अब उस तरह की टेम्पटिंग नहीं रह गई हैं। पिछले 15 साल में काफी कुछ बदल चुका है। 2010 के बाद से ना तो उस तरह के टीचिंग के जॉब रह गए हैं, ना तो उतनी टेम्पटिंग सैलरी भी रह गई है, इवन वो गवर्नमेंट जॉब ही क्यों ना हो। तो इन सब बातों पर थोड़ा सा ना लोगों को अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का जरूरत है उस करियर एस्पेक्ट को चूज करने से पहले। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सोसाइटी का एक ओपिनियन है कि ऐसा मैंने सुना है, ऐसा होता है। तो भाई आप कभी देखिएगा, मेरे कोई भी पुराने ओपन सेशन का रिकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिएगा यूट्यूब पर। कोई बच्चा अगर मुझसे कहता है कि मैंने ऐसा सुना है, तो मैं उसकी क्वेरी का आंसर ही नहीं देता हूँ। सिंपल सा रीजन ये है कि जहां सुने हो वहीं से फिर सॉर्ट आउट भी कर लेते। तुम सुनने पर क्यों जा रहे हो? तुम खुद से भी थोड़ा फाइंडिंग करो कि ये जो करियर का फील्ड है वो मेरे लिए सही है कि नहीं है। क्योंकि अगर नहीं सेट बैठ रहा है तो फिर आपको डिग्री नहीं लेना है। ये नहीं कि कुछ नहीं समझ में आ रहा तो बीएड कर ले, तो फिर बीएड करने के बाद भी कुछ नहीं होगा। उसके बाद तुमको सीटेट पास करना पड़ जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि चलो सीटेट क्वालिफाइंग एग्जाम है, कम से ज्यादा आप करके पास कर भी लिए, उसके बाद क्या होगा? गवर्नमेंट जॉब की अलग अलग वैकेंसी आएगी, कभी किसी का पेपर लीक हो जाएगा, कभी किसी में कुछ बवाल रहेगा, कभी पता चला तुम पास आउट हो गए, वैकेंसी ही नहीं आएगी। तो अब ये आपको चूज करना है कि क्या मेरी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए कि सरकार के भरोसे झूला झूल रही है, कि जब गवर्नमेंट का वैकेंसी आएगा तब डिसाइड होगा, या फिर एज अ टीचर आपके अंदर इतनी स्किल या काबिलियत है कि आप किसी भी कोने में बैठे हो और लोगों को पढ़ाने में, सिखाने में, कार्य करने में आप साक्षर हो। अगर ये चीज है तो आपको कभी ब्रेड बटर की तरफ देखना नहीं पड़ेगा, वो सारी चीजें आपके पास चल के खुद ही आएंगी। आपको कभी उन बेसिक चीजों के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा जिनको आम आदमी को जिन चीजों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी आते हैं जो मेरे से कहते हैं कि सर जो बात आप कह रहे हो वो ठीक है, लेकिन जब घर में ऐसा डिसीजन लेना रहता है तो कभी घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, और सर बीइंग अ फीमेल मेरे साथ ये कंस्ट्रेंट है, बीइंग अ मेल मेरे साथ ये कंस्ट्रेंट है। पहले तो जो भी कंस्ट्रेंट्स या जो भी दिक्कत जेंडर के बेसिस पर होती हैं, देखो भाई, पुरुषों के अलग चैलेंज है और महिलाओं के अलग है। अगर किसी फीमेल को लग रहा है कि उसके साथ घर में कंपैरिजन में या करियर में कहीं कुछ जाती हो रही है, तो आपको ये आइडिया नहीं है मेल के साथ एक अलग लेवल पर संघर्ष है। ठीक है, तो दोनों के अपने अपने चैलेंजेस हैं। अब है क्या ना कि उसमें आपको ये चीज देखना होगा कि हम कैसे या कौन सा करियर का डिग्री परस्यू करें जिससे कि हर केस में आप एम्प्लॉयड रहो। ठीक है, आप अपना ओपिनियन और लोगों से नहीं ले रहे हो और लोग आपको गाइड नहीं कर रहे हैं कि क्या चीज करना है। आपने सेल्फ फाइंडिंग की, आपको लगता है कि हम इस चीज पे अलाइन करते हैं, मुझे ये कोर्स परस्यू करना चाहिए। और अगर आप ये चीज नहीं करोगे ना, अगर आप ये चीज नहीं करोगे तो देखो, जैसे आपको लग रहा है ना कि घर वाले डिसीजन नहीं लेने देते हैं, अरे वो डिसीजन इसलिए नहीं लेने देते हैं ना कि तुमने भी आज तक उनको कुछ करके दिया नहीं है सच कि तुम्हारे डिसीजन पर वो भरोसा करें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज से 10 साल पहले मैं कोई भी डिसीजन लेता तो मेरे घर वाले मुझे करने देते थे, और आज से 10 साल बाद मुझे मतलब पास ऐसा नहीं है कि 2015 में मुझे कोई करियर डिसीजन लेना होता था तो घर वाले को लगता था वाह 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 कि अभिलाष सिंह ने हैं तो क्या सही डिसीजन ले रहे हैं और उनको सर पर बैठा लिया जाए। ऐसा नहीं है। लेकिन आज 10 साल बाद मुझे कोई डिसीजन लेने के लिए पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं कोई डिसीजन लेता हूं तो उसका प्रॉन्स कॉन्स सब मुझे खुद ही बियर करना है। तो देखिए, यही चीज आपके लिए भी है कि आप ये अपने आप को देखिए कि आप मतलब जो है आप सबसे पहले राइट करियर चुनिए कि जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो डायरेक्शन सही है कि नहीं है। ये बात बिल्कुल कुछ वैसी है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि तुमको दिल्ली से लखनऊ आना है, तुमको दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है, तो तुमको दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है तो तुम चंडीगढ़ वाली ट्रेन में बैठोगे,
तुमको लखनऊ जाना है, तुम लखनऊ वाली ट्रेन में बैठोगे। अब ये तो तुम करोगे नहीं कि अरे सर वो भोपाल वाली ट्रेन जा रही थी, लोगों ने कहा भोपाल जो ट्रेन जाती है, भोपाल शताब्दी है, बहुत खूबसूरत है, बहुत तेज चलती है, बड़ी अच्छी ट्रेन है, तो हम उसमें जाके बैठ गए, हमको लगा ये तो बहुत खूबसूरत है। अबे वो ट्रेन तुम्हारे घर नहीं जाती है। अब तुमको लखनऊ जाना है, उधर चाहे पैसेंजर ट्रेन क्यों न जाती हो, तुमको वही पकड़ना पड़ेगा। तुमको चंडीगढ़ जाना है, चाहे तुम्हारा चंडीगढ़ जाने के लिए कोई बहुत घटिया ट्रेन हो, 50 की स्पीड पे चलती हो, 6 घंटे की जगह 24 घंटे में पहुंचाती हो, लेकिन पकड़ना तुमको वही ट्रेन है, क्योंकि तुम्हारे घर वो ट्रेन जाती है। उसी तरह करियर में भी है। ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज 4 लोग या 4 ओपिनियन ऐसा आपको कह रहे थे तो आप उस चीज को एकदम सोच लो कि नहीं नहीं सही ही है। देखो, आप ऑनलाइन इस बात को, जो बातें मैं आपको समझा रहा हूं, आप यूट्यूब पर सर्च करोगे, चाहे डेली बाइट्स हो या कोई भी और प्लेटफॉर्म हो, वो लोग इससे बहुत एक्सप्लेनेशन देंगे नहीं, क्योंकि आप भी एक्सप्लेनेशन लेने के मूड में नहीं रहते हो, और जो टीचर्स भी ऑनलाइन समझा रहे होंगे वो 4 बातें समझाएंगे आपको, फिर सबका अपना अलग अलग भाई एम एजेंडा होता है। वो आपको बता देंगे कि अच्छा अच्छा तुमको बीएड करना है। यहां तक हालत हो जाती है कि बच्चे का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी नहीं देखते हैं वो लोग, बोल देंगे हाँ सही है तुम कर सकते हो। कर सकते हो मतलब उनका कोर्स ज्वाइन कर लो, ठीक है, कर सकते हो मतलब उनका कोर्स ज्वाइन कर लो, वो बात तो कुछ उस ढंग से रखी जाती है ऑनलाइन। तो आपको ना ये चीज थोड़ा सा चिंतन करके देखना पड़ेगा कि पहले जो मैं रास्ता चुन रहा हूं कि वो सही है कि नहीं है। दूसरा चीज, सक्सेस का मतलब गवर्नमेंट जॉब नहीं होता है, ठीक है। वो चाहे सोसाइटी के जो भी नॉर्म्स हो, सोसाइटी के आप जिस भी तबके से आ रहे हो, आपके आगे तमाम लोग ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि जो बिना गवर्नमेंट जॉब वगैरह के जीरो से लेकर एक हाई लेवल, एक ठीक ठाक लेवल पर जाकर जो है उन्होंने चीज़ों को जो है बिल्ड किया है। अब ये डिपेंड करता है आप किस तरह का एग्जाम्पल ले रहे हो। मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं ना, अगर मैं उनसे सिर्फ एक प्रश्न पूछ दूं कि अगर तुम गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे होगे तो क्या कर रहे होगे कि जिससे तुम्हारा ब्रेड एंड बटर, जिससे तुम 50,000 1 लाख रुपए महीने में कमा लो, तो उनके पास भी कोई उपाय या सॉल्यूशन नहीं होता है उसका, ठीक है। तो उनको लगता है कि भाई चॉइस प्रिपेयर करने जा रहे हैं, नहीं भाई, इट्स जस्ट सोसाइटीज ओपिनियन, बाई चांस आप उन चीज़ों को करने जा रहे हो, बाई चॉइस आप करने नहीं जा रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा आपको देखना समझना होगा कि हम मतलब यार बाई चॉइस जाए कि हम वो डिग्री परस्यू कर रहे हैं, तो अदरवाइज बाई चांस वाले केस में तो फिर उसके अलग दुर्गामी नुकसान सबको फेस करना ही पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब एक डेप्रिशिएटिंग एंटिटी है। गवर्नमेंट का खुद का डेटा है कि आउट ऑफ 100 कोई एक बच्चा होता है जो गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट होता है, 1% लोग ही ऐसे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इससे गवर्नमेंट जॉब कोई बहुत अच्छा हो जाता है। अबे कहीं भगदड़ मची हुई है, निकलने के लिए छोटा सा खिड़की बना हुआ है, तो तुमको लग रहा है कि अच्छा उस खिड़की में से जो निकल गया बहुत किस्मत वाला है। अरे क्वेश्चन तो ये भी है ना कि तुम उस भीड़ या भगदड़ में खड़े क्यों हो वहां पर, ठीक है, उस रास्ते गए क्यों हो। प्रश्न तो आपके आगे ये भी है, आपको ये चीज भी देखना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा ना इन बातों पर हमको चिंतन करने की आवश्यकता होती है करियर में डिसीजन लेने की। अच्छा, प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोगों से राय ऐसे लोगों से ले रहे होते हैं, या कह लीजिए अगल बगल ऐसे ही लोग अवेलेबल भी होते हैं, ओपिनियन या राय ऐसे लोगों से आप ऑफन ले रहे होते हो जिनके जैसा आप वाकई में खुद भी नहीं बनना चाहते हो, जिनके जैसा आप खुद भी नहीं बनना चाहते हो, उस आदमी का ओपिनियन तुम्हारे लिए मैटर करने लगता है। एंड ज्यादा से ज्यादा उसमें कोई बहुत बुद्धिजीवी हो जाएगा तो वो कहेगा हम गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं, कोई सेलेक्ट हो गया तो वो तुमको राय देने लगेगा। पहले तो कोई जरूरी नहीं है कि वो जॉब यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा है वो अच्छा ही हो या वहां पर वो अच्छा ही कर रहा हो, पहले तो ये भी जरूरी नहीं है। दूसरा चीज, कोई जरूरी नहीं कि वो सेलेक्ट हो गया तो तुम भी हो जाओगे, तुमको अपना भी पोटेंशियल देखने का जरूरत है। जैसे बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि नॉर्मल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, मेक थ्रू नहीं कर पाते। कहने का मतलब है कि एक महज नॉर्मल यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट होकर ढंग से बीएड एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करके उनका एक तरह से कह लो उनका एक बीएड में भी एडमिशन नहीं हो रहा होता एंट्रेंस क्वालिफाई करके ढंग से, लेकिन पूछोगे तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे। और कुछ कह दो तो ईगो भी हट जाता है, मतलब नॉलेज में औकात इतनी सा है और ईगो है इतना बड़ा सा, तो उनके लिए समझना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी जब 2025 वाले कैंडिडेट्स का मैं लास्ट सेशन कर रहा था तो बहुत अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट भी करूंगा उस कैंडिडेट को। वो बहुत ओपनली आके बात मेरे से शेयर कर रहा था कि सर 2024 में इसी तरह जब जुलाई अगस्त के महीने में, सितंबर के महीने में आपका पहला सेशन हुआ था तो मैंने आपसे ज्वाइन किया था और मैं कुछ आपसे 2-3-4 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पूछा तो आपने मेरे से ये बोला कि पहले तुम जाओ क्वालिफाई तो करके आओ फिर इस पर चर्चा करेंगे। तो सर उस बात पर मेरा ईगो हर्ट हो गया था
ये कैसे कह सकते हैं मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और जस्ट अभी हमको लग रहा है 5-7 दिन हुआ सेशन कंडक्ट हुए, तो हमने कहा आप क्वालिफाई किए कि नहीं किए, तो कहा नहीं कर पाए हम क्वालिफाई। तो जब नहीं क्वालिफाई कर पाया तब उसकी चेतना जागृत हुई कि मेरे जैसा कोई आदमी उससे बात जो कह रहा था सही है। तो देखो यार, मैं यहाँ ये नहीं बैठा हूं कि जो बात मैं कह रहा हूं वो सही है या नहीं सही है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है ना, आप उस बात पर चिंतन करके देखिए कि ऐसा वो क्यों कह रहे हैं। ठीक है, इस पे ईगो हर्ट कराने की जरूरत नहीं है, आप चिंतन करके देखिए कि ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्या उनके पास स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस मिल रहा है कि जो चीज वो मेरे को ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पता है दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखोगे तभी कुछ कर पाओगे, खुद की जिंदगी बहुत छोटी पड़ जाती है गलती करके सीखने के लिए। तो बेहतर यही है ना कि जिंदगी में ज्यादा अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो दूसरों की गलतियों से सीखे। ठीक है, खुद गलती करके सीखने के लिए उम्र बहुत छोटा है। तो ये चीज आपको देखना होगा कि हम उस तरह का मिस्टेक्स ना करें। अदरवाइज आपको लोग मिल जाएंगे, अरे ईयर ड्रॉप कर दिए क्या, अरे ईयर ड्रॉप तो वेस्ट ऑफ टाइम होता है। हाँ तो तुम चेक कर लो, जो आदमी कह रहा है कि ईयर ड्रॉप वेस्ट ऑफ टाइम होता है, या जिन लोगों ने नहीं ड्रॉप किया या नहीं सिलेक्शन हो रहा था जाके किसी घटिया जगह एडमिशन ले लिए जस्ट बिकॉज कि ईयर ना ड्रॉप करना पड़े, तो वो कंप्लीट करने के बाद ऐसा क्या ही उखाड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तुम यही जाके चेक कर लो, तुमको इसका जवाब खुद ही मिल जाएगा कि ईयर ड्रॉप करना सही है कि नहीं सही है। क्योंकि देखो बात ये नहीं कि ईयर ड्रॉप करना सही है कि नहीं है, बात ये है कि तुमको कामयाबी 22 साल की उम्र में मिले या 24 के या 26 के या 28 के या कह लो 30 के ही क्यों ना हो, या कोई उससे ज्यादा भी हो, जरूरी यह है कि तुमको मिल जाए। ठीक है, जरूरी यह है कि तुमको मिल जाए, ऐसा ना हो कि पहले के चक्कर में कहीं कट जाए आपका बड़ा वाला। तो तो जब आप करियर बनाने की बात कर रहे हो, तो चाहे मैं यहां पर टीचर एडुकेशन को लेकर गाइड कर रहा हूं, चाहे डेली बाइट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है टीचर एडुकेशन को लेकर, चाहे ये बातें अपने एक जगह पर हो, लेकिन मैं आपसे सिर्फ टीचर एडुकेशन के बारे में नहीं बात कर रहा हूं। मैं आपको ये कन्विंस करने नहीं बैठा हूं कि तुमको टीचर एडुकेशन के फील्ड में करियर बनाना है। पहले आप ये समझिए कि करियर किस फील्ड में बनाना है। ठीक है, और वाकई में आपका उस चीज में इंटरेस्ट आता है कि नहीं आता है। ऐसे ऐसे लोग हैं, 5 लोग 10 लोगों के सामने खड़े होकर ठीक से बोल ना पाए, या शीशे में अपना ही चेहरा देख के ठीक से बोल नहीं पाते हैं, अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। अच्छा, ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते और कह रहे हो टीचर बनना है। टीचर में तो किताबी ज्ञान से ज्यादा तो पहला गुण यही होना चाहिए अच्छे टीचर के लिए। अच्छे टीचर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 5-10 हजार कमाने वाले पे बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छे टीचर पे बात कर रहा हूँ। पहला गुण तो आपके अंदर यही होना चाहिए कि आप अपने स्टूडेंट से कनेक्ट कर पा रहे हो, आपका शब्दावली, आपका वक्तव्य, ये सब सारा कुछ सही है। पहली बात तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है उसके बाद भी नहीं नहीं हमको टीचर बनना है, अरे तुम किसी भी स्कूल या कॉलेज में जाओगे ना तो कैमरा बाय डिफॉल्ट आपका अधिकार होगा। कैमरा बाय डिफॉल्ट अधिकार होगा कहने का मतलब है कि अगर तुम 30 लोगों की क्लास में पढ़ा रहे हो तो टोटल 30 ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे तरफ देख रहे हैं, आंखें भी एक तरह की कैमरा ही हैं, तो 30 लोग हैं तुम्हारे तरफ देख रहे हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट लोग तुमको देख रहे हैं तुम क्या कराने या क्या पढ़ाने वाले हो। और ध्यान दीजिएगा, बहुत से ऐसे टीचर होते हैं ना जिनको सब्जेक्ट में नॉलेज तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो क्लास में बच्चे बैठे होते हैं ना उस टीचर को सुन नहीं रहे होते हैं, वो फोकस नहीं कर रहे होते। टीचर वो पढ़ा रहा होता है, अब बच्चा पीछे बैठ के अपना कोई फोन लाया हुआ आईपीएल दिख रहा है, कोई पॉर्न वेबसाइट खोल के बैठा हुआ है, वो अलग अलग दुनिया में सब डूबे हुए हैं, और तुम बहुत अच्छे बहुत एकेडमिक वाले हो। तो कहने का मतलब फिर आप अच्छा टीचर नहीं हो यार, वो तो तुमको बच्चों के ऊपर थोप दिया गया है कि तुम किसी स्कूल में गए, अब क्लास 8 में बच्चा है, तुम मैथ के टीचर हो, अब भाई तुम ही मैथ के टीचर हो तो तुम अच्छा पढ़ाते हो बुरा पढ़ाते हो, उसको उसे पढ़ना ही है, उसको पढ़ना ही है तुमसे। कहने का मतलब कि होना तो ये चाहिए कि स्टूडेंट्स आर लुकिंग फॉरवर्ड कि भाई मेरे को फलाना सर से पढ़ना है। ठीक है, मेरे को लिटरली फलाना टीचर से पढ़ना है। हमारे यहाँ जब टीईटी सोशल साइंस DSSB वगैरह की क्लास शुरू होती है ना, उसमें बच्चे पूछ के आते हैं कि हमको फैकल्टीज का नाम पता चल जाएगा क्या कि कौन कौन पढ़ाता है, क्योंकि मान लो बीएड में सीटेट में उन सभी फैकल्टीज का उनके साथ एक्सपीरियंस है, वो नाम पूछ के आते हैं कि ये सब सर पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, ये सर का इसमें नाम है कि नहीं है। तो क्यों? क्योंकि वो टीचर के रूप में कनेक्टेड फील कर रहे हैं उनसे। तो एज अ टीचर ना सबसे पहला तो रोल आपका यही होना चाहिए कि अगर आप टीचर फील्ड में करियर बना रहे हो तो, क्योंकि यहां आप सिर्फ ये सोच के आए हो कि हमको किसी तरह बीएड का डिग्री लेना, बीएड 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 बीएड। मैं क्या कह रहा हूं, तुम्हारे पास डिग्री कोई हो, तुम डिग्री लेने आए हो कि अपने आप को जॉब रेडी करने आए हो, अपने आप को नौकरी के लिए रेडी करने आए हो। अगर नौकरी के लिए रेडी करने आए हो, जॉब रेडी के लिए करने आए हो, तो डिग्री से ज्यादा वो बातें मायने रखनी जो मैं आपसे कह रहा हूं। डिग्री तो बस एक महज न्यूनतम अर्हता है किसी सरकारी नौकरी में सेलेक्ट होने के लिए, ठीक है, किसी गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट होने के लिए।
और पता है इंडिया में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि 90% लोग करियर प्लानिंग में इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, इसीलिए सब कुछ करने के बाद बेरोजगार से रहते हैं। यहां बच्चा ग्रेजुएशन करने के बाद सोचता है ग्रेजुएशन हो गया आप क्या करें, तो वो मास्टर्स इसलिए नहीं कर रहा होता कि उसका मास्टर्स में बहुत इंटरेस्ट आ रहा होता है और उसको लगता है कि मास्टर्स ऑफ साइंस, मास्टर्स ऑफ आर्ट्स और एमकॉम करना है, एज इफ मेरा बहुत मास्टर्स में कोई इंटरेस्ट है, कुछ रिसर्च करना है, कुछ करना है। नहीं, उसको समझ में नहीं आ रहा था ग्रेजुएशन के बाद क्या करें, बीए के बाद क्या करें, तो एमए कर लो। फिर मास्टर्स कर रहा होता है तो भी उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या कर रहे हैं। तो कोई लोग कहेंगे अच्छा मास्टर्स कर रहे हो तो इसके बाद तुम नेट जेआरएफ का एग्जाम दे सकते हो, कल को प्रोफेसर बन सकते हो, बीएड कर सकते हो। तो वो इस तरह की तमाम डिग्रीज जो है सोचता है कि करते रहे। कहने का मतलब बीए के बाद एमए इसलिए नहीं कर रहा होता है कि उसको एमए करने का मन है या उसको बहुत ज्ञान चक्षु जाग रहे हैं कि एमए करना है और रिसर्च करना है उसके बाद। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि बाकी के लोग कर रहे हैं, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा उसको। वो मास्टर्स कर रहा है, पीएचडी कर रहा है और मामूली सा बैंक में उसको क्लर्क का नौकरी दिलवा देना 18,000 20,000 रुपए पर, वो उस मामूली से सरकारी नौकरी के लिए अपना एमए, पीएचडी, रिसर्च सबको ठंडे बस्ते में डाल के निकल लेगा। तो कहने का मतलब आपका कमिटमेंट इतना कमजोर है उस बात पर, ठीक है, आपका कमिटमेंट जो है उस बात पर इतना कमजोर है कि एक क्लर्क का भी नौकरी मिल रहा है तो आप उधर चले जा रहे हो। अब तुम कहोगे अरे सर आप क्लर्क की नौकरी को हल्के में उठा रहे हैं क्या, बहुत बड़ी बात है और ये है वो है। अरे वो ठीक है, तुम्हारा बात सारा सही है अपनी जगह पर। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि उसके बाद तुम पीजी, पीएचडी ये सब जो कर रहे थे बाई चॉइस कर रहे थे या बस हमाम में सब चल रहे हैं तो आप भी चल रहे हो। ठीक है, ये चीज देखने की जरूरत है। एंड आप कभी यूट्यूब पर भी देखिएगा, जितने बड़े बड़े टीचर्स हैं जो ठीक ठाक ज्ञान दे रहे होंगे, आपको ठीक ठाक तरीके से पढ़ा रहे हैं, वो सब देखोगे कभी न कभी किसी गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्टेड रहे होंगे, और सिर्फ एक ही नहीं 2-3 में सेलेक्टेड रहे होंगे और रिजाइन करके या विद टाइम जो भी रीजन हो वो छोड़ के अपना ये काम कर रहे होंगे, इंक्लूडिंग मी। वो फिर वो देखोगे वो जाके वो कर रहे होंगे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जस्ट बिकॉज उससे बेहतर कुछ इस करियर में या इस प्रोफेशन में उनको देखने के लिए, ढूंढने के लिए मिल रहा है, बाई चॉइस है। ठीक है, बाई चॉइस है तो बेटर कर रहे हैं। तो बस है क्या कि आप इस माइंडसेट के साथ बढ़िए, ना कि सिर्फ ये बात कि सर वो सर ग्रेजुएशन कर लिया सर, एक साथ 2 डिग्री ले सकते हैं सर, क्या सर बीएड है सर, उसके बाद सर गवर्नमेंट जॉब मिल जाए क्या सर, उसमें एलिजिबल है कि नहीं है, और सर हमने यूट्यूब पे देखा सर हमको सीयूईटी का पेपर कोड में कंफ्यूजन हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। अरे ये सब तो बहुत सतही समस्या है, बहुत ही नॉर्मल सा समस्या है। सीयूईटी पर क्यों बात कर रहे हो? ग्रेजुएशन कंप्लीट किया भाई, बीएड करना तो किसी ने बोला सीयूईटी के एग्जाम से होता है, जामिया ने बोला नहीं नहीं हम तो सीयूईटी से एडमिशन नहीं लेते, हम अपना पेपर खुद कराएंगे, आरआईई ने बोला हम अपना पेपर खुद कराएंगे, आईपी ने बोला अपना पेपर खुद कराएंगे। तुम सीयूईटी और जामिया में कंफ्यूज हो गए, अरे जामिया में कैसे होता है, अरे डीयू में कैसे होता है, सीयूईटी के मामूली से पेपर कोड में तुम कंफ्यूज हो गए। ये सब कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, 4 यूट्यूब पर वीडियो देखोगे धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। उससे ज्यादा जरूरी है कि जो देख रहे हो सही देख रहे हो कि नहीं, सही चीज सर्च कर रहे हो कि नहीं, ठीक है, जो डायरेक्शन जा रहा है सही है कि नहीं, वो ट्रेन मेरे घर पे जा रही है कि नहीं जा रही है। तो इस अप्रोच के साथ आपको पढ़ना होता है। ठीक है, फिर आता है यूनिवर्सिटी में एडमिशन। क्यों? अगर थोड़ा सा मेहनत करके आप ढंग के यूनिवर्सिटी में जाते हो तो 2-3 चीजें डेवलप होती हैं। पहला चीज तो थोड़ा सा आप सीरियस होते हो उस चीज को लेकर, क्योंकि थोड़ा मेहनत करके आप जा रहे हो। ठीक है, थोड़ा मेहनत करने के बाद आपको 2 रोटी मिली है तो रोटी के प्रति आप थोड़ा सा सीरियस रहते हो। तो कहने का मतलब है थोड़ा सा मेहनत करके आप यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हो तो अच्छी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता है, तो एक सेंस ऑफ मोटिवेशन, एक अच्छा मोमेंटम, एक अच्छा विगर आपके अंदर बनता है, पहला चीज। दूसरा चीज, जब आप वहां पहुंचते हो तो वहां पर आप ही जैसे और लोग भी होते हैं। ठीक है, वहां पर आप ही जैसे और लोग भी होते हैं। कहने का मतलब यह है कि ठीक ठाक पोटेंशियल वाले लोग पहुंचे होते हैं, एक ठीक ठाक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट रहता है, एक ठीक ठाक बच्चे वहां पर ऐसे रहेंगे जो अलग अलग फील्ड में करियर को एक्सप्लोर कर रहे होंगे। आपका ऐसे लोगों से मुलाकात होगी, बातचीत होगी, तो कहीं ना तो कहीं इससे आपके नॉलेज और पर्सनालिटी डेवलपमेंट और एनहांसमेंट में आपका मदद करता है। प्लस आपके आगे भी एक क्वेश्चन उठता है कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में केवल 350 सीट है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट नहीं हो पा रहा हूं, तो कल को मैं कहीं पर भी किसी और गवर्नमेंट जॉब में कैसे सेलेक्ट होऊंगा? और बैठ के पूरी करियर की प्लानिंग मैंने सरकारी के हिसाब से बना रखी है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, आपके माइंड में ये आना चाहिए कि अगर जामिया में केवल 200 सीटें हैं, अगर मैं नॉर्मल जामिया के एंट्रेंस नहीं क्वालिफाई कर पा रहा हूँ,
तो मैं कैसे किसी और जॉब के लिए अपने आप को, गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं कह रहा हूं कि मैं रेडी हूंगा? क्योंकि यार यूनिवर्सिटी एंट्रेंस में तो कंपटीशन कम है। यूनिवर्सिटी एंट्रेंस में तो कंपटीशन बहुत कम है गवर्नमेंट जॉब के तुलना में। गवर्नमेंट जॉब में तो कट थ्रोट कंपटीशन है, गला काट प्रतियोगिता आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो आपको ये चीज कंटिन्यूअसली अपने अंदर देखते रहना चाहिए कि जो मेरा करियर है या फील्ड है वो सही है कि नहीं है, और अगर मैं ये नॉर्मल सा चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं कैसे कल करियर को और बेटर या बेहतर करूँगा। और इतने डरे या सहमे से मत रहो। वो जो लोग डरे या सहमे से रहते हैं वो बस अज्ञानता के ही कारण है। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ अज्ञानता के कारण है। कहने का मतलब है खुद से आप रीड नहीं कर रहे हो, खुद से आप देख नहीं रहे हो क्या होना चाहिए, वो बार बार फैल जा रहे हो। कोई यूट्यूब पर बता दे, कोई इंस्टा पर बता दे, कोई यहाँ पता चल जाए, वहाँ पता चल जाए। तो ये बार बार जो दूसरे पर डिपेंडेंस है कहीं ना तो कहीं आपको एक लार्ज लेवल पर कमजोर भी बनाता है। ठीक है, वो कहते हैं ना कि रिच पीपल हैव लाइब्रेरीज एंड पुअर पीपल हैव स्क्रीन। ठीक है, तो वो जो मेंटली रिच पीपल हैं दे रीड देमसेल्फ कि अच्छा क्या चीज़ है, एंड पुअर पीपल आर डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल विल टेल देम व्हाट टू डू, they'll see on the screen what to do what not to do। तो इट्स अप टू यू कि हाउ यू आर एक्सप्लोरिंग। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ तक आते आते ऐसा है कि आप अपने स्कूल कॉलेज ग्रेजुएशन में आप टॉपर स्टूडेंट नहीं रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टॉपर ऊपर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जितना जल्दी आपको एहसास हो जाए उतना अच्छा है। कोई ऐसा बच्चा है कि सर हम तो बॉटम पे रहते थे, हाँ तो टॉपर वाला कुछ ज़्यादा उखाड़ नहीं रहा, तुम बॉटम पे रह के कोई बहुत खराब जगह पर नहीं हो। इट्स जस्ट रिजल्ट। आपको बस एक बात चीज समझना है, आपको जागरूक होने की ज्यादा जरूरत है कि हम टीचिंग फील्ड में करियर बना रहे हैं तो टीचिंग फील्ड में क्या स्किल आने चाहिए, क्या टीचिंग फील्ड के विभिन्न आयाम हैं, ये बातें आपको पता होना चाहिए। और फिर आपके पास डिग्री हो, उसके बाद तुम स्कूल के टॉपर थे, कॉलेज के टॉपर थे, बॉटम में थे, डजेंट मैटर, आपसे बेहतर कोई नहीं है। फिर आपके लिए स्काई लिमिट नहीं होगा, फिर और माइंडसेट विल बी द लिमिट। स्काई की लिमिट आपके लिए कम हो जाएगी। तो है क्या ना कि ये चीज़ आपको देखने का ज़रूरत है, ये चीज़ आपको समझने का ज़रूरत है कि बस हम जिस फील्ड या जिस करियर में जा रहे हैं वो बाय चॉइस हो और हमारे पास ऊंचे प्रश्न हो। ठीक है, प्रश्न भी डिफाइन करता है कि आप कैसा सोचते हो। कहने का मतलब है कि अभी जस्ट इस सेशन से पहले कोई बच्चा मेरे को पूछा कि सर ये 2025 का CUET का एग्ज़ाम हो गया क्या, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया क्या? समझ रहे हो, मार्च में पेपर हो चुका है, अप्रैल में रिजल्ट आ चुका है, एडमिशन हो चुका है, सभी कट ऑफ्स ऑलमोस्ट आ गए। अब कोई जाग रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया क्या 2025 में? तो तुम्हारे लिए दुनिया वेट नहीं कर रही है। ठीक है, आपके लिए दुनिया वेट नहीं कर रही है, बस पॉइंट ये है। तो इस चीज को ना, इस चीज पे हमको ये समझना है कि हमको जागरूक होने का ज्यादा जरूरत है। ये तमाम एंट्रेंस एग्जाम है ना, टॉपर, बहुत सारा पढ़ने वाला, ये सिलेबस, वो एग्जाम से ज्यादा आप जागरूक रहिए कि अच्छा ये एंट्रेंस एग्जाम है, इस तरह का पेपर आता है, इस तरह का सिलेबस, अच्छा क्या मुझे प्रिपरेशन की आवश्यकता है, क्या मुझे नहीं प्रिपरेशन की आवश्यकता है। प्लस प्लस उस करियर के फील्ड में आपको कोई गाइड कर रहा है ना, तो आपके पास सुनने और समझने के लिए समय भी हो। बहुत सारे लोग यहाँ 4 बजे ज्वाइन करते हैं, वो मेरे से भी ज़्यादा जल्दी में रहते हैं। आप सोच लीजिए सेशन फ्री है, वो ओपनली आके सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन वो मेरे से भी ज़्यादा जल्दी में है और कुछ ऐसा नहीं कर रहे होंगे। अगर मेरे 1 घंटे की वैल्यू निकाली जाए और उनके 1 घंटे की वैल्यू निकाली जाए, चाहे वर्किंग टर्म्स में चाहे फाइनेंशियल टर्म्स में, दोनों में हो सकता है मेरा हाई होगा। लेकिन फिर भी बात करोगे तो बिजी विदाउट बिजनेस, कोई शादी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई फ्रेंड है, कोई गेस्ट आया है, कुछ है, दुनिया भर की ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने काम को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, तुम अपने काम को प्रायोरिटी नहीं दोगे, तो ना तुम्हारे गार्जियन, तुम्हारे पेरेंट्स और ना तुम्हारे फ्रेंड, कोलीग, सिबलिंग, कोई तुम्हारे काम को फिर प्रायोरिटी नहीं देगा। सबसे पहले तुम्हारे काम का प्रायोरिटी होना चाहिए। कल रक्षाबंधन था, छुट्टी था, आज संडे है, तो मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, इसी उपलक्ष्य में शाम को जो है डेली का सेशन होगा, तो क्या 4 बजे मेरे पास ये मेरे पास ये ऑप्शन नहीं होगा कि मैं भी कोई कैफे या रेस्टोरेंट जा सकता हूँ, यहाँ खाने जा सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ? क्या मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन ये उठ रहा है। उसके बाद भी ये चीज चूज किया जा रहा है, हाँ क्योंकि ये मेरा चॉइस है। ठीक है, आप भी बस यही चीज देखिए, क्योंकि होगा क्या ना, जैसे जैसे आप कमजोर पढ़ने लगोगे तो आपका फैसला कोई और लेगा। आप करियर में कमजोर पड़िए, आप रिजल्ट में कमजोर पड़िए, आप फाइनेंशियल रूप से कमजोर पड़िए, आप देखेंगे आपकी लाइफ की सभी चीजें और लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है,
लेकिन अभी आपसे कह दें कि आप कमजोर हो, तुमको बुरा लग जाएगा, ईगो भी हर्ट हो जाएगा, मतलब आता भी नहीं है, ईगो भी इतना बड़ा है, ठीक है, दिक्कत वहां पर आ रही है। तो कहने का बस मतलब ये है कि अपने आप को हमको थोड़ा जागरूक करने की जरूरत है, ठीक है, बाई चॉइस हो, बाई चांस ना हो, जरूरत के हिसाब से हम समझ के जाएं उस फील्ड में कि ये चीज करना है, तभी कम समय में ज्यादा बेहतर रिजल्ट आप ले आ पाओगे। अदरवाइज और लोग आपको बता रहे हैं कि ये डिग्री कर लो, ये वाला एग्जाम दे लो, अब ये कर लो, अच्छा ये कर सकते हो, ऐसे जल्दी हो जाएगा, जल्दी जल्दी कुछ नहीं होता भाई। जरूरी ये है कि 1 साल लेट ही हो जाए, ठीक है, जरूरी ये है किसी उस फील्ड के ढंग के प्रोफेशनल से आप उस पर सजेशन लीजिए तो बेहतर रहता है। और इस माइंडसेट के हिसाब से जो बात मैं आपको कह रहा हूं, तब आपको लगता है कि हाँ हमको टीचर एजुकेशन की फील्ड में करियर बनाना है, मैं इस पे अगले 1 साल तक समय देने वाला हूं, तब ऐसा होगा कि जितना ज्यादा आप समय दोगे, जितना ज्यादा उस बात को बार बार सुनोगे और देखोगे, उतना ज्यादा क्लैरिटी आएगी, उतना ज्यादा कमिटमेंट क्लियर होगा, उतना ज्यादा आप श्योर होगे कि मुझे करना है, उतना ज्यादा तुमको लगेगा कि हाँ इसी करियर डायरेक्शन में मैं सक्सेसफुल होऊंगा। अदरवाइज लोग 2 साल बीएड भी करने के बाद कंफ्यूज रहते हैं और पूछते हैं उसके बाद, सर बीएड के बाद एमएड कर लें तो क्या लाभ होगा? करते रहो, एक डिग्री के बाद दूसरी डिग्री ले लो, तीसरी डिग्री ले लो, ठीक है, करते रहिए, कोई लाभ नहीं है। तो कहने का बस अर्थ क्या है कि इन्हीं सब चीजों पर हम लोगों को थोड़ा सा अपना अंडरस्टैंडिंग जो है बेहतर करना होता है। बस जितना ज्यादा आपका इस पर अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगा, उतना ज्यादा आप ऑटोमेटिक परफॉर्म करने लगोगे, ऑटोमेटिक परफॉर्म करने लगोगे। आपको किसी की दूसरे की राय या सजेशन की जरूरत नहीं रहेगी। अगर आपको चीजें आपके माइंड में क्लियर हैं, आपको क्लियर हो गया तो दुनिया को क्लियर हो गया क्या करना है। और हाँ, जिस करियर या फील्ड में आप कुछ अपना करियर बनाने के लिए सोच रहे हो, तो थोड़ा सा आप अपने आप को समय दीजिएगा। गवर्नमेंट जॉब्स भी उस तरह के अब टेम्पटिंग नहीं रह गया है, ठीक है। प्लस आप कोई डिग्री परस्यू कर रहे हो तो आप कोशिश करो कि हम स्किल्स भी अपने अंदर ले आए। वो स्किल वगैरह कैसे आएगा? जब आप अच्छे संस्थाओं में जाओगे, अच्छे संस्थाओं के लिए फाइट करोगे। आप खुद एक फर्क महसूस करिए ना, एक संस्था ऐसी है जो घर बैठे बैठे सिर्फ लोग 2 लाख 4 लाख फूक दे तो उनको क्या होता है, डिग्री मिल जाती है। और एक संस्था ऐसी है जो रेगुलरली आपको 2 साल बुलाती है, सब कुछ सिखाती है, करवाती है। कुछ तो माइंडसेट या पर्सनालिटी लेवल पर कुछ तो डिफरेंस क्रिएट होता होगा ना, ठीक है। वही डिफरेंस बस एम्प्लॉयमेंट और नॉट एम्प्लॉयमेंट के बीच का डिफरेंस है, वही डिफरेंस है बस डिग्री और नौकरी के बीच का। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अच्छे खासे लोग आपको जामिया से मिल जाएंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मिल जाएंगे, बीएचयू से मिल जाएंगे, आरआईई से मिल जाएंगे, जो कुछ नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, जो करियर में ऐसा कुछ बड़ा नहीं कर रहे होंगे। तो अब ये तुम्हारे ऊपर भी है कि वहां से भी जो एल्यूमिनाई निकल रही है, तुम उसमें से कैसे लोगों का एग्जाम्पल ले रहे हो। आप कोई सा भी ग्रेजुएशन या डिग्री करके आ रहे हो ना, आप देखो, आपको ये भी सोचना है कि हम इस संस्था से निकलने वाले लोगों में से मतलब किस तरह के लोगों का एग्जाम्पल लेके अपने लाइफ में हम उस बात को उतार रहे हैं, ठीक है। ये तो आपको दिखेगा अरे यहां से भी करके तो कुछ हो नहीं रहा है, हाँ, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ तुम कुछ कर नहीं रहे ना, ठीक है। आप उन लोगों का एग्जाम्पल लीजिए जो बेहतर ढंग से कर रहे हैं, आप फाइंड आउट करिए। तो 100 लोग होंगे तो 100 में 10-15 लोग कर रहे होंगे, तो आप बस देखिए कि वो 10-15 लोग ऐसा क्या कर रहे हैं। वही जो 10-15 लोग कर रहे हैं वही आपको फिगर आउट करना है, और आप देख लीजिए अपने लिए आप क्या करोगे। द मोमेंट वो हो जाएगा, आपका काम बन जाएगा, आपका टीचिंग में एक बहुत अच्छा, एक बहुत ही इलस्ट्रियस करियर आपका बन जाएगा, ठीक है। अब जैसे जैसे मान लीजिए जब सेशन शुरू हुआ तो मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया कि जो भी कैंडिडेट ज्वाइन कर रहे हैं, जब मैं कंक्लूड कर लूंगा उसके बाद आप हैंड रेज करेंगे। अब मान लीजिए कोई अभी रेज कर रहा है तो वो कोई गलत नहीं कर रहा है, बस उनके पास समय नहीं था कि समय से आए और इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुने, ठीक है। और वो गलती बार बार कर रहे हैं, और इंस्ट्रक्शन का खामियाजा क्या है वो भी मैं आपको शुरुआत में बताया था, ठीक है, क्योंकि आपका टर्न आएगा। तो बस इतना ही चीज डेवलप करना होता है जब ध्यान से सुन के समझ के सीख रहे होते हो तो। चलिए खैर, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ। जिन्होंने लिख रखा है आई एम टीचर, देखिए मुझे इत्तेफाक से याद है कि आप देर से ज्वाइन किए थे, इसीलिए आप बार बार हैंड रेज कर रहे हैं। आई कम टू यू पीपल, ठीक है, पहले जो चीज़ें मैं करा रहा हूँ कंप्लीट कर लेना, आई कम टू यू, ओके, ठीक है। तो देखो ये बातें हैं, ये करियर जब बना रहे हो तो इन एस्पेक्ट्स पर बस थोड़ा सा क्लैरिटी रख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। काम क्यों हो जाएगा जानते हो क्या है? थोड़ा सीरियस से ज़्यादा आप सिंसियर हो जाओ कि अच्छा ये जो फील्ड में जा रहे हैं उसको लेकर हम जागरूक रहोगे, बार बार कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। तुमको समझ में आ रहा है कि हाँ ये जो कर रहे हैं मेरा हो जाएगा काम इससे,
ठीक है, बार बार आप कंफ्यूज नहीं होगे। अपने आप को कंफ्यूजन से बचाने के लिए, अपने आप को क्लैरिटी ऑफ थॉट देने के लिए, अपने आप को पीस ऑफ माइंड देने के लिए आप जागरूक होते जाइए, उस पर अधिक से अधिक उस फील्ड के बारे में जानिए और अवेयरनेस बढ़ाइए। सिलेक्शन बाय डिफॉल्ट हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस है ना, सभी ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर कर दोगे तो कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाएगा, कोई एक ऐसा दिन होगा जिसके सूरज आप होगे। ठीक है, ये चीज तब आप देखोगे, महसूस करोगे। हाँ, प्रोवाइडेड आप उन ऑप्शंस को ओपन करिए। ठीक है, प्रोवाइडेड जब आप उन ऑप्शंस को ओपन करोगे तब वो अपॉर्चुनिटी ओपन होगा। एंड ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि मेरे महज कह देने से या एक सेशन में ज्वाइन कर लेने से आप बात समझ जाओगे। मैंने कहा ना, लगातार उसी बात को सुनना समझना पड़ता है, तब जाके जीवन में उतरता है। कहने का मतलब है कि अब 2025 सेशन अभी जस्ट कंक्लूड हुआ है। बहुत से ऐसे बच्चे थे जो मेरे बैच में थे, तो मुझे कंपेल करके उनको, सिंस वो बैच में थे, रोज बात होता था मेरा उनसे, तो मेरे 10 बार कंपेल करने के बाद बहुत ही दिल पर पत्थर रख के उन लोगों ने 4 और ऑप्शंस का फॉर्म फिल किया। एंड बिलीव नहीं करोगे, आज उन्होंने एडमिशन वहीं पर लिया है जहां पर मैंने ऑप्शंस उनके लिए ओपन करवाए थे कि आप इसका भी फॉर्म फिल करिए, आप इसका भी फॉर्म फिल करिए, इसका भी फॉर्म फिल करिए। अब बहुत सारे आते हैं, अरे हम तो जामिया का फिल किए थे, हम तो सोच रहे थे हो जाएगा। हाँ, तो तुम्हारी पहली गलती है कि तुम ऐसा सोच क्यों रहे थे? पहली गलती तुम्हारी ये है। दूसरी गलती है कि तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तुमसे कहा जा रहा है कि 4 ऑप्शन ओपन रखिए। अच्छी बात है कि तुमको कॉन्फिडेंस है कि मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो जाएगा, जामिया में हो जाएगा, बीएचयू में हो जाएगा, आरआई में हो जाएगा, चाहे जहां हो जाएगा। इट इज गुड कि तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस है इस बात का। बट व्हाट इज रॉन्ग इन कीपिंग द ऑप्शंस ओपन? बहुत अच्छी बात है कि आपको एकदम पूरा आप श्योर हो कि आप गाड़ी बहुत अच्छे से चलाते हो, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हो सकता। बहुत अच्छी बात है, श्योर रहिए। लेकिन हाँ, गाड़ी को सेफ चलाने में, गाड़ी में सेफ्टी फीचर्स रखने में, गाड़ी में एयर बैग रखने में, ऐसी गाड़ी लेने में जिसमें 6 की जगह 8 एयर बैग हो, 4 की जगह 6 एयर बैग हो, क्या बुराई है? बात बस इतनी ही है। तो यहां पर भी करियर में ये है कि ऑप्शंस थोड़ा सा रखिए। ठीक है, अपकमिंग डेज में दिल्ली बाइट्स के बहुत सारे सेशन होंगे। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है मेरा 15 अगस्त को एंड अपकमिंग संडे को भी सेशन हो, जहां पर मैं सेपरेट एकदम डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी वाइज आप लोगों से बात करूंगा कि आज हम केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी पे बात करेंगे, आज केवल हम बीएचयू पे बात करेंगे, आज केवल हम जामिया पे बात करेंगे, आज केवल हम आरआई पे बात करेंगे, आज हम केवल आईपी पर बात करेंगे, आज हम केवल यूपी बीएड पर बात करेंगे। इस तरह के मैं अपकमिंग मंथ में, जो भी 15 अगस्त है, अपकमिंग संडे है, उसके बाद जो नेक्स्ट संडे है, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए मैं सारे ओपन फ्री सेशन रखूं, सो दैट आपको उस पर संपूर्ण गाइडेंस मिल जाए। लेकिन कुछ बातें हैं जो बेसिक बातें हैं जो आज के सेशन में हमको समझना जरूरी है। पहले मैं उस पर आ जाता हूं, फिर मैं आप लोगों के डाउट इंक्वायरी पर आ जाता हूं। ठीक है, सभी लोग एक चीज बस ध्यान रखिए। देखो यार, पहले क्या होता था कि एक सेकंड मुझे आप और दीजिए, जस्ट गिव मी अ सेकंड। देखो, जानते हो पहले क्या होता था ना, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज थी, तो सभी यूनिवर्सिटी ना अपना अलग अलग एग्जाम करवाती थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। पहले ना बहुत सारी यूनिवर्सिटीज थी, तो सभी यूनिवर्सिटीज ना अपना अलग अलग एग्जाम करवाती थी। सबका फॉर्म अलग से आता था, सब अपना एग्जाम अलग से करवाते थे। फिर विद टाइम ये हुआ कि यार बच्चों को बहुत सारा फॉर्म फिल करना पड़ता है, बहुत सारा एग्जाम देना पड़ता है, तो इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा सॉर्ट आउट किया जाए। तो देखो, वैसे तो मैं नहीं मानता हूं कि गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट कर दिया है। ठीक है, क्यों गवर्नमेंट इसको बहुत अच्छे से लेवल पे सॉर्ट आउट नहीं कर पाई है, इन बातों को मैं थोड़ा सा अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन जस्ट अ सेकेंड। थोड़ा सा मैं इन बातों को आपको एक्सप्लेन करूंगा कि देखो, एक बात जो बहुत आपको ढंग से पता होना चाहिए कि पहले सभी यूनिवर्सिटीज अपना एग्जाम खुद से कराती थी। ये बात हमें क्लियर है। पॉइंट 1 हमको ये क्लियर है कि सभी यूनिवर्सिटी अपना पेपर पहले खुद करवाती थी। ठीक है, फिर क्या हुआ, ये सिस्टम बंद हो गया। ये कहा गया एक कॉमन पेपर होगा। ठीक है, एक कॉमन पेपर होगा और इसी कॉमन पेपर के थ्रू सभी अलग अलग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होगा। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो थोड़ा ध्यान से मेरी बात को यहां फिर से देखें और समझें। पहले क्या था, यहां देखो जितनी यूनिवर्सिटीज दिख रही है ना, ये सभी यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम खुद कराती थी। पता चलेगा इनका एग्जाम खुद होता था, अलग होता था। तुमको पता चलेगा कि अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम अलग होता था, बीएचयू का एग्जाम अलग होता था, तेजपुर यूनिवर्सिटी का अलग होता है। ठीक है, अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज का अलग हो रहा है, दयाल बाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट का एग्जाम अलग से हो रहा है। तो सभी यूनिवर्सिटीज अपना एग्जाम अलग से करवाती थी। ठीक है, फिर सभी यूनिवर्सिटीज ने ये सोचा कि अरे यार,
अगर हमको बीएड में ही एडमिशन लेना है, अगर हमको बच्चों का बीएड में ही एडमिशन लेना है, तो सभी बच्चों का अलग अलग एग्जाम कराने से अच्छा है कि एक कॉमन एग्जाम करा देते हैं। ठीक है, एक कॉमन एग्जाम इन लोगों ने करा दिया। तो ध्यान देना, ये जो प्रॉब्लम था ये सिर्फ बीएड के कोर्स में प्रॉब्लम नहीं है कि बीएड कराने के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं और इन लोगों ने सोचा कि अच्छा चलो एक कॉमन एग्जाम करा देते हैं। इस तरह का प्रॉब्लम सभी कोर्स में है, एमए में है, बीए में है, एमबीए में है, कोई सा भी मास्टर्स का कोर्स है, एमएससी का कोर्स है, सभी लेवल पर ये प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हर कोर्स का एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा, जिसको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं। तो उसी तरह बीएड का जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसमें अमूमन जो लोग सीयूईटी का पेपर कोड देते हैं, उसका पेपर कोड होता है COQP 03। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ द इंडिया में जो ये यूनिवर्सिटीज हैं, इन सब ने कहा कि हमारे यहां जब बीएड में एडमिशन होगा तो हम सब एक कॉमन पेपर से एडमिशन लेंगे। और आप क्या करोगे, आप बेसिकली सीयूईटी का फॉर्म फिल करोगे। जब सीयूईटी वाले मार्च अप्रैल के महीने में पेपर करवाएंगे तो आप जाके COQP 03 का पेपर दे लोगे, और हम इस COQP 03 के पेपर के बेसिस पर अपने यहां बीएड में एडमिशन देंगे। इन यूनिवर्सिटीज ने ये बोला। अब एक चीज और आपको ध्यान रखना है, कोई जरूरी नहीं है कि सभी यूनिवर्सिटी अपने यहां बीएड में एडमिशन COQP 03 से ही ले, जिसमें एक प्रमुख एग्जाम्पल है दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा नहीं, हमारे यहां बीएड में एडमिशन लेना है तो हमारा CUET का पेपर कोड अलग होगा। तो अब ये तुमको सोचना है कि अगर तुमको दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड करना है तो तुमको वो CUET का पेपर कोड का पेपर देना पड़ेगा जिससे दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने यहां बीएड में एडमिशन लेती है। उसी तरह BHU भी खड़ी हो गई। BHU ने भी कहा कि भैया हम भी इंडिया के वन ऑफ द रिनाउंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, हमारे यहां भी एडमिशन COQP 03 से नहीं लेंगे, हमारा खुद का CUET में पेपर कोड होगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग CUET में पेपर कोड हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि देखो ये तमाम यूनिवर्सिटी हैं, आप क्या करोगे, CUET का पेपर दोगे, CUET के पेपर के बेसिस पर आपको मिल जाएगा एक स्कोर कार्ड। ठीक है, ध्यान देना, यहां तक तुम सिर्फ और सिर्फ अभी तक CUET का फॉर्म फिल किए हो, CUET का पेपर दिए हो, ये तुमको एक स्कोर कार्ड दे देंगे। फिर तुम्हारे साथ होगा क्या, कुछ समय बाद अलग अलग यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग फॉर्म रिलीज करेंगी और तुमको बोलेंगी कि अच्छा अगर हमारे यहां एडमिशन लेना है तो हमारा फॉर्म फिल करो। बस होगा क्या ना, ये यूनिवर्सिटी पेपर नहीं करवाएगी, ये तुमको सीधा बोलेगी अपना CUET का स्कोर कार्ड बता दीजिए, और जितने लोग इनके यहां अप्लाई करेंगे, जितने बच्चे अप्लाई करेंगे CUET का पेपर देके, सभी बच्चों का उस CUET के पेपर के बेसिस पर ये लोग मेरिट बना देंगे। सिंपल सा बात है, सभी किसी भी यूनिवर्सिटी में तुम अप्लाई कर सकते हो, बस CUET का पेपर देके रखे रहो, सीधे वहां पर मेरिट बनेगा, सीधे तुम्हारा CUET के स्कोर पर एडमिशन हो जाएगा। अब यहां पर जो मुद्दे की बात समझने वाली जो बात आपके लिए जरूरी है, ध्यान देना, एलिजिबिलिटी न्यूनतम अर्हता एक अलग बात होती है और पेपर सबका CUET के से होगा ये एक अलग बात होती है। ठीक है, बच्चा यही कंफ्यूज हो जाता है। कहने का मतलब है, अगर हो सकता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में बीएड लेने के लिए परसेंटेज 45% होना चाहिए, तो तेजपुर यूनिवर्सिटी में हो सकता है बीएड में एडमिशन लेने के लिए परसेंटेज का क्राइटेरिया 55% हो, और अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज में हो सकता है बीएड में एडमिशन लेने का परसेंटेज क्राइटेरिया 60% हो, या दयाल बाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ आगरा में हो सकता है बीएड में एडमिशन लेने का क्राइटेरिया 50% हो। ध्यान देना, सबका परसेंटेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग हो सकता है, लेकिन एडमिशन सब CUET के पेपर से ले रहे हैं। CUET के पेपर से क्यों ले रहे हैं, बस ये एग्जाम नहीं करवा रहे हैं अपना, एग्जाम तुम एक ही दे के आओ, CUET का दे के आओ, लेकिन यहां एडमिशन लेने के लिए तुमको इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा। उसी कड़ी में आ जाती है दिल्ली यूनिवर्सिटी। जब तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करोगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पहले समझना होगा। ठीक है, तुमको पता चलेगा कि बाकी के सभी यूनिवर्सिटीज में केवल COQP 03 वाला पेपर दे लो, तुम्हारा बीएड में एडमिशन हो जाएगा, लेकिन जब तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करोगे तो ये तुमसे बोलेगा 04 वाला पेपर दे के आओ, 05 वाला पेपर दे के आओ, 06 का कोड का पेपर दे के आओ, 07 का पेपर कोड का दे के आओ, कुछ केसेस में 03 वाला भी दे के आओ। डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए यह बात मैटर करता है कि सब्जेक्ट कौन सा है। क्यों 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 दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसा क्यों करती है,
देखो यार, सिंपल सा रीज़न है। जानते हो, इंडिया की मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज अपना काम आसान कर लेती हैं। क्या आसान कर लेती हैं? कि पहले तुम पेपर दे लो, तुम्हारा सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, तुम COQP03 का पेपर दे के आओ। इस बेसिस पर वो क्या करती हैं? तुमको अपने यहाँ बीएड में एडमिशन दे देती हैं। इस बेसिस पर तुमको क्या करती हैं? अपने यहाँ बीएड में एडमिशन दे देती हैं। जब तुम इनके यहाँ बीएड में एडमिशन ले लोगे और जब तुम कॉलेज के अंदर जाओगे, तो ये लोग क्या करेंगे? तुमसे पूछेंगे, अच्छा तुम साइंस साइड से हो, अच्छा तुम सोशल साइंस साइड से हो, अच्छा तुम लैंग्वेज साइड से हो, अच्छा तुम मैथ्स साइड से हो। ठीक है, ये लोग तुमसे पूछ कर जो है तुम्हारा सेक्शन डिवाइड कर देंगे। और दिल्ली यूनिवर्सिटी जानते हो क्या करता है? दिल्ली यूनिवर्सिटी बस इसी काम को उल्टा करता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या कहेगा? एक सेकेंड, तुम पहले अपना सब्जेक्ट बताओ। जब तुम अपना सब्जेक्ट बताओगे, तुम बोलोगे मैं SST का हूं, तुम बोलोगे मैं साइंस का हूं, तुम बोलोगे कि मैं लैंग्वेज का हूं, तुम बोलोगे कि मैं मैथ का हूं, तुम बोलोगे कि मैं कॉमर्स, पंजाबी, उर्दू, होम साइंस का हूं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी बोलेगी अच्छा SST के हो तो COQP04 वाला पेपर दे के आना CUET का, तब अपने एडमिशन देंगे। ठीक है, साइंस के हो, अच्छा COQP06 वाला पेपर दे के आना CUET का, तब हमको तुमको अपने एडमिशन देंगे। लैंग्वेज के हो, अच्छा COQP05 वाला पेपर दे के आना, तब एडमिशन देंगे अपने यहाँ। मैथ के हो, अच्छा COQP07 का पेपर दे के आओगे तो हम अपना देंगे। कॉमर्स, पंजाबी, उर्दू, होम साइंस के हो तो उसी में COQP03 वाला पेपर दे के आओगे तब अपने यहाँ एडमिशन देंगे। और दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसा क्यों करती है? देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी शुरुआत में चाहे तुमको लगे कि ये बात थोड़ा टिपिकल लग रहा है, साथ में BHU भी सेम चीज फॉलो करता है। देखो यार, होता क्या है ना, ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है। तमाम ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं आपको बीएड का डिग्री दे देंगी। ठीक है, तुमसे बिना पूछे, तुम्हारा एलिजिबिलिटी चेक किए बिना तुमको बीएड का डिग्री दे देंगी। जब तुम फ्यूचर में जॉब में जाओगे ना, तो तुमसे बोलेगा अच्छा तुम सोशल साइंस के हो, तुम्हारा ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए जॉब में, अदरवाइज तुम जॉब नहीं कर सकते हो। तुम साइंस के हो, अच्छा तुम्हारा ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अच्छा तुम लैंग्वेज के हो, तुम्हारा ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अच्छा तुम कॉमर्स, पंजाबी, उर्दू, होम साइंस के हो, तुम्हारा ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जॉब में तुमसे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंपलसरी हो जाता है। तो बच्चा जब बीएड की डिग्री लेने आता है तो परेशान रहता है, बस किसी तरह से डिग्री मिल जाए। वो ये नहीं सोचता है कि फ्यूचर में जॉब में एलिजिबल है कि नहीं है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करती है? बस पहले ही फिल्टर कर देती है कि पहले ही चेक करके आओ। तो आप इंटरनेट पर देखोगे ना, एक बड़ा सा कॉमन सा पॉपुलर टर्म है कॉमन बीएड। देखो यार, कॉमन बीएड कुछ नहीं होता है। बस जिन लोगों के पास कॉमन सेंस कम होता है, ठीक है, वो लोग कॉमन बीएड करते रहते हैं, उनको समझाने के लिए। दूसरा चीज क्यों बोला जाता है कॉमन बीएड? कोर्स बेचने का तरीका है कि एक्सप्लेन कम करना पड़े, ताकि तुम सीधा COQP03 वाला कोर्स ले लो, क्योंकि किसको मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट सब एलिजिबल होते हैं इसको देने के लिए। तो बस वो बेचने का तरीका है। अदरवाइज कॉमन बीएड जैसा कुछ नहीं होता है, हर बीएड कॉमन ही है। बस है क्या कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन से पहले ही आपका सब्जेक्ट डिवाइड कर देती है कि आप पेपर अपने सब्जेक्ट के हिसाब से देके आओ तो हमारे यहां बीएड में एडमिशन लोगे। और यूनिवर्सिटी क्या करती हैं? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तुमसे नहीं पूछेंगे, सीधा बोलती हैं CUET का COQP03 वाला पेपर देके आओ, और जब हमारे यहां एडमिशन हो जाएगा तो हम तुमको खुद ही कोई सब्जेक्ट दे देंगे। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो खुद से कोई सब्जेक्ट दे देंगे। खुद से कोई सब्जेक्ट दे देंगे तो दिक्कत क्या होगा ना, फ्यूचर में जॉब वॉब में दिक्कत होने लगता है। ठीक है, बस ये प्रॉब्लम है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी एडमिशन से पहले आपको सब्जेक्ट के बेसिस पर डिवाइड कर देती है। जामिया भी आपको सब्जेक्ट के बेसिस पर एलिजिबिलिटी डिवाइड कर देती है। BHU भी सब्जेक्ट के बेसिस पर एलिजिबिलिटी डिवाइड कर देती है। RI भी सब्जेक्ट के बेसिस पर एलिजिबिलिटी डिवाइड कर देती है कि पहले आप अपना एलिजिबिलिटी चेक करके आइए कि आप हमारे यहाँ पढ़ने के लिए न्यूनतम जो अहर्ता है फुलफिल करते हैं कि नहीं। अगर एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हैं तो फिर देखिए कि हमारे यहाँ एडमिशन कैसे होता है। तो जामिया बोलेगा भाई हम अपना पेपर खुद कराते हैं, BHU बोलेगा हम CUET से लेते हैं, DU भी बोलेगा हम भी CUET से लेते हैं, RI बोलेगा हम अपना पेपर खुद कराते हैं, IP बोलेगा हम अपना पेपर खुद कराते हैं, और हम CUET से भी लेते हैं। तो तुमको हर यूनिवर्सिटी का चेक करना पड़ेगा कि इनके यहाँ एडमिशन का तरीका क्या है, इनके यहाँ एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, तो बस आपको इतनी बेसिक सी बात समझनी है। तो थोड़ा सा मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के पेपर कोड पर वापस से आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, जैसे बहुत से ऐसे लोगों का भाई कंफ्यूज हो गए होंगे, कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आप बस इतनी बात समझिए। देखो होता क्या है, इंडिया में ना बीएड में एडमिशन लेने के लिए आजकल जो बहुत कॉमन ट्रेंड चल रहा है
वो है कि आप CUET का COQP 03 वाला पेपर दे के आओ। ठीक है, आप केवल और केवल इस पेपर को जाके दे लो। ठीक है, जब तुम पेपर दे लोगे तुमको मिल जाएगा एक स्कोर कार्ड। ठीक है, एक स्कोर कार्ड। अब तुमको स्कोर कार्ड मिल गया तो ऐसा तो है नहीं कि हर बच्चा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में एडमिशन लेना चाहता है। जो हरियाणा के पास के होंगे वो लोग हरियाणा में एडमिशन लेना चाहेंगे। ऐसा कुछ तो है नहीं कि हर बच्चा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में एडमिशन लेना चाहता है। जो झारखंड के आस पास के होंगे उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। तो हो गया क्या ना, जितने बच्चे झारखंड में अप्लाई करेंगे, जस्ट अ सेकंड, आई गेस मेरे इंटरनेट में कुछ दिक्कत हो रही है। मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज जो अपने यहाँ मेरिट जो है, मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज अपने यहाँ बीएड में एडमिशन आपको COQP 03 वाले पेपर कोड के बेसिस पर देंगी। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज। तो होता क्या है ना, आप बस CUET का COQP 03 का पेपर दे लेते हो, आपको मिल जाता है कि स्कोर कार्ड। लेट से आपने मार्च के महीने में पेपर दिया, मार्च के महीने में होगा क्या, आपको COQP 03 का आपने पेपर दिया मार्च के महीने में, आपको मिल जाएगा कि स्कोर कार्ड। वो स्कोर कार्ड लेकर आप रख लोगे। फिर अप्रैल, मई, जून, अलग अलग महीने में अलग अलग यूनिवर्सिटी अपना अपना फॉर्म रिलीज करेगी। जब यूनिवर्सिटीज फॉर्म रिलीज करेंगी तो वो बताएंगी कि हमारे यहाँ सिलेक्शन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जब वो यूनिवर्सिटीज आपको अपना सिलेक्शन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देंगी, आप एलिजिबल हो तो आप उनके यहाँ फॉर्म फिल करोगे। जब उनके यहाँ फॉर्म फिल करोगे ना तो वो लोग एग्जाम नहीं करवाएंगे, वो बोलेंगे CUET का स्कोर कार्ड दे दो, COQP 03 का, और जितने लोग उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किए होंगे वो उस बेसिस पर मेरिट बना के आपको दे देंगे। बस जब बात दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU की आएगी ना, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी बोलेगी कि अच्छा तुम साइंस के हो तो तुमको COQP 03 वाला पेपर कोड का पेपर दे के आना है अगर हमारे यहाँ एडमिशन लेना है। तो मैथमेटिक्स के हो तो 07 वाला पेपर दोगे, लैंग्वेज के हो तो 05 वाला पेपर दोगे, सोशल साइंस के हो तो 04 वाला पेपर दोगे, कॉमर्स, पंजाबी, उर्दू, होम साइंस के हो तो 03 वाला पेपर दोगे। बस दिल्ली यूनिवर्सिटी यही डिफरेंस कर देती है कि हमारे यहाँ अप्लाई करोगे तो। उसी तरह BHU में भी साइंस के लिए 06 ही फॉलो होता है, मैथ के लिए 07 ही फॉलो होता है, लैंग्वेज के लिए 05 ही फॉलो होता है, सोशल साइंस के लिए 04 ही फॉलो होता है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से पेपर कोड का भी पेपर दोगे। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU में एडमिशन लेना है तो आप CUET के इन पेपर कोड्स का भी पेपर दोगे। तो बस पेपर कोड का जो फर्क है वो इतना ही होता है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा ऐसा जो है रॉकेट साइंस नहीं है। तो पेपर कोड को लेकर इतना ही चर्चा करेंगे। जो भी हमारे अपकमिंग सेशंस होंगे आने वाले समय में, जो भी अपकमिंग वीक्स में होंगे, हम डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी वाइज चर्चा करेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी पर अलग से चर्चा करेंगे, BHU पर अलग से चर्चा करेंगे, RIE पर अलग से चर्चा करेंगे, डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी वाइज चर्चा करेंगे। अब मैं थोड़ा आप लोगों के डाउट एंड क्वेरी पर आ जाते हैं। जितने भी कैंडिडेट ऐसे जिनको कोई डाउट एंड क्वेरी है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। जस्ट सर अभी मैं PGT 11-12 में कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ, बट मैं बीएड नहीं किया हूँ। तो अभी बीएड करने के लिए आप गाइड कर दीजिए कैसे क्या करना है। तो कहाँ पर टीचर हैं आप? बिहार गवर्नमेंट में सर। तो फिर आपको BEd क्यों करना है? सर अभी बिहार में ऐसा है कि जब तक मैं बीएड नहीं करूंगा मैं एज ए टीचर ही काम करते रह सकता हूँ, बट अगर प्रमोट होना है तो मुझे बीएड करना हो। तो आपको डिस्टेंस से ही करना पड़ेगा फिर। हम्म। तो डिस्टेंस से अप्लाई करिए, इग्नू में अप्लाई करिए, जामिया में अप्लाई करिए। ठीक है, क्योंकि देखिए ये दोनों बात एक तरह से वैध नहीं होगा कि आप रेगुलर डिग्री भी लाइए और वहाँ आप लगातार गवर्नमेंट जॉब में भी हैं। तो या तो आप तो या तो आप 2 साल का वहाँ से प्रिपरेटरी लीव लीजिए उस काम के लिए, अगर वो देते हैं तो। हो सकता है प्रिपरेटरी लीव ना दें, क्योंकि न्यू कमर्स को कई बार प्रिपरेटरी लीव नहीं देते हैं लोग। ठीक है, ये भी प्रॉब्लम होती है। तो प्रिपरेटरी लीव दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? हाँ वो तो दे रहा है, अभी स्टडी लीव करके एक है, अभी ऑप्शन दे रहा है, बट अभी वो प्रोबेशन के बाद ही देंगे। हाँ यही मैं बोलने वाला था, वो सबको देते नहीं है, वो एक टाइम के बाद देंगे। तो आप तब तक वेट तो करेंगे नहीं। तो इसका तरीका ये होता है कि लेट से अगर आपको 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस हो गया, 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस हो गया, तो आप कर क्या सकते हैं कि डिस्टेंस से बीएड का अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने डीएलएड कर रखा है या फिर आपके पास 2 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस है। तो क्योंकि हर आदमी डिस्टेंस से बीएड नहीं कर सकता है। मेरे पास सर डीएलएड है, वो फेस टू फेस मोड का डीएलएड है मेरे पास। बस फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर आप तो इग्नू से अप्लाई करिए, इग्नू से आप अप्लाई करिए, जामिया से अप्लाई करिए सीधा, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आपका। ठीक है, इग्नू और जामिया से अप्लाई करिए, सोचना नहीं। ठीक है निशांत? इंडिया में सर 2 ही जगह है ना, इग्नू और जामिया? नहीं और भी कुछ यूनिवर्सिटीज डिस्टेंस से कराती हैं, ये मैं अच्छी यूनिवर्सिटीज बताया हूँ आपको। ठीक है,
ओके सर। क्योंकि डिस्टेंस से बीएड हर कोई कर नहीं सकता है, और डिस्टेंस से बीएड करने के लिए हर कोई एलिजिबल नहीं होता है, अनटिल एंड अनलेस कि लोग कहें हम प्राइवेट से कर रहे हैं, तो फर्जीवाड़े वाला बीएड होता है कि कॉलेज जाते हाँ नहीं हो, अटेंडेंस मिल गया है, तो जो ऑलरेडी जॉब में आदमी उसकी लंका लग जाएगी। जी जी। क्या मैंने मैटर? सर देखा है इग्नू का लास्ट ईयर का वो कटअप वगैरह देखा था, वो 85 अप्रोक्स जनरल का कटअप जा रहा कट ऑफ जो भी हो, अब उसको आप प्रिपेयर करके दीजिए, ठीक है? ठीक है, ओके हाँ। निशांत, थैंक यू। देन वेलकम टू आकांक्षा। सर मुझे पूछना है कि मेरा ये सर बीसीए कंप्लीट हुआ है, कैन आई एलिजिबल फॉर 5 लैंग्वेज एग्जाम? हिंदी में भी पूछ सकते हैं आप। हेलो हाँ जी, हिंदी में पूछ सकते हैं आप। सर, मुझे पूछना है कि मुझे किस सब ने डीयू कंप्लीट, सॉरी बीसीए कंप्लीट किया है और मुझे डीयू देना है, वो भी अपना तो लैंग्वेज में, आपने तो डेली कैन आई बाइट्स पर एलिजिबल? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा है, प्लेलिस्ट देखा है ड्यू वाला आपने? सर मुझे बीसीए का नहीं बताया गया, मैंने देखा था वो जो पिछले साल वाला, इन साल वाला मैंने नहीं देखा अभी तो तक। जब इस साल वाला देख के आइएगा तो अगले सेशन में आइएगा तो बात करेंगे, ठीक है? ओके सर। हाँ, जाके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करिए, और जो वहाँ मैंने बताया है इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, ठीक है, उसमें कुछ आपको डाउट हो तो आप पूछिएगा, ठीक है? ओके सर। ओके, देन आई कम टू राजकुमार। निधि सिंगला। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग निधि जी, बताइए। हाँ जी सर, मेरे को ये पूछना था कि अभी मैं मास्टर्स कर रही हूँ और मैंने अभी ओनली पीएचडी क्लियर किया था, तो अभी मैं दिसंबर में मतलब नेट जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो अभी मैं पूछ रही थी कि 2026 में मेरी मतलब मास्टर्स कंप्लीट हो जाएगी, तो मैं 1 ईयर बीएड के लिए कर सकती हूँ? अगर शुरू मतलब होता है तो अगर कर मेरा सकती कोई हैं, बैकअप। अगर शुरू होता है तो। ठीक है, तो शुरू होगा फिर कि नहीं होगा अभी। ऐसी कोई गारंटी नहीं है। ओके ठीक है, सर। ओके। देन आई कम टू नीतू यादव। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग नीतू जी, बताइए। सर मैंने उससे उस दिन आपसे पूछा था, मैं कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ, बीकॉम कर रखा है अभी मैं, मतलब 3rd ईयर में। तो मेरे मैं फिर मतलब सीधा अगर बीएड कर लूँ तो ये फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा, या फिर मुझे मास्टर्स के बाद बीएड करना नहीं, कोई चाहिए? दिक्कत नहीं है, कर सकती हैं, सीधा बीएड कर लीजिए। क्योंकि एक्चुअली सर मैंने इतनी सारी वीडियोस और बहुत कुछ सर्च किया, तो लोग कहते हैं कि कॉमर्स वालों के लिए ज्यादा अच्छी बात नहीं है बीएड, वो मास्टर्स कौन के लोग बाद कहते हैं, बुला करना। के लाइए उनको। सर यूट्यूब पे मैंने बहुत सारी वीडियोस कौन देखी, है उसके यूट्यूब बाद पर? मैंने भगवान आपको। बैठे हैं यूट्यूब पर, सब भगवान की आवाज़ है वो। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, तो कुछ कह रहे हैं कि नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, पहले मास्टर्स करना चाहिए, तो उन्होंने बोला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। तो कर लीजिए, अगर कुछ, हाँ। अगर वैसा कर रहे हैं, उनकी बात सही लग रही तो वही कर लीजिए फिर। नहीं सर, ऐसी बात नहीं। आप थोड़ा बता दो मुझे, मतलब बहुत कंफ्यूजन है मुझे इस चीज तो आप बोली तो मैंने तो बोला कि एलिजिबल है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, कर लीजिए आप। में। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का सर। था, पेडागोजी सब्जेक्ट यूज करके। हाँ सर, ऑनर्स करके कुछ मैंने एक देखा था कि अगर 200 मार्क्स का आपने मैथमेटिक्स पढ़ रखा है बीकॉम ऑनर्स वाला ने, तो मैथ्स के लिए भी एलिजिबल है, ऐसा मैंने हम्म। दिल्ली यूनिवर्सिटी। हाँ। तो उसके लिए अगर मतलब मैं 0 KP 4 के लिए करूँ या फिर 7 के लिए? 04 इसमें के लिए मतलब। करिए, ओके सर। इकोनॉमिक्स को एज ए पेडागोजी लेकर। ओके ठीक। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके। देन आई कम टू जेसिका कौर। सर मेरे को ये क्वेश्चन था कि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे पास आगे अगर मैं बीएड करती हूँ तो मेरे पास क्या क्या टीचिंग के लिए ऑप्शंस खुल जाएंगे, क्योंकि बीएड के अंदर अगर मैं 5th to 10th तक पढ़ाऊंगी तो उसके अंदर मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है पढ़ाने के लिए? पहले आप बीएड कर लीजिए, और जब जॉब लग जाएगी तो देख लीजिएगा क्या क्या पढ़ाना है वहाँ पर। ओके सर। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप ये क्यों पूछ रहे हैं वहाँ क्या पढ़ाना है, मतलब जब वो होगा तो जब जॉब मिलेगी तो पढ़ाइएगा अपना। ठीक है सर। ठीक है, ओके। तरन्नुम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग तरन्नुम, बताइए। सर मेरा आईटी के रिगार्डिंग था कुछ। बताइए, आप 2025 की हैं ना? यस सर। अच्छा, बताइए बताइए, पूछिए। सर मैंने आईटी में जो एडमिशन लिया था ना, उसको मैंने विड्रॉ कर दिया था। ठीक है। आपकी आवाज नहीं आ रही। होटल से मैंने विड्रॉ किया और फिर विड्रॉ लेटर लेकर मैं एडमिशन ब्रांच गई, तो उन्होंने कहा कि आपने विड्रॉ कर दिया तो ये लेटर लेकर आपको उस कॉलेज में जाए जहाँ आपका एडमिशन हुआ है। तब मैं उस कॉलेज में गई तो उन्होंने उससे लेटर लिखवाया और फीस लिख ली और मुझसे बैंक की फोटोकॉपी ली थी और विड्रॉ लेटर लिया था।
और फिर उन्होंने कहा कि अक्टूबर तक आपकी रिफंड जो है वो वापस आ जाएगी। तो लेकिन सर मुझे ये पूछना है कि एडमिशन ब्रांच गई तो उन्होंने मतलब कि विड्रॉ फॉर्म जो होता है जो प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ है वो उन्होंने नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया उन्होंने। अरे कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने बोला है ना आ जाएगा अक्टूबर तक, यस सर, उन्होंने बोला तो है। आ जाएगा। और सर एक चीज और, वो कह रहे थे कैंसिलेशन जो चेक है वो आपने अपलोड किया था पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के टाइम, तो सर उस टाइम जब मैं रजिस्ट्रेशन कर रही थी तो उस टाइम कैंसिलेशन चेक मैंने अपलोड नहीं किया था, सिर्फ बैंक की जो डिटेल मांग रहे थे वही मैंने अपलोड किया था। तो तो रिफंड के लिए उससे कैंसिल्ड वाला चेक ही यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रिफंड कर देंगे वो लोग, ऐसे भी कोई ऐसी बात नहीं है। ओके सर। ठीक है, रिफंड में टाइम लगता है, वो रिफंड में समय लगता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि 3 मंथ के अंदर आ जाएगा आपका। कोई भी ऑनलाइन पेमेंट कहीं भी करती है, रिफंड में समय लगेगा कभी भी। और सर दूसरा ये कि मैंने इस साल का को जो मैंने दिया था अपना डॉक्यूमेंट, और वो उन्होंने मुझे रिफंड नहीं किया, लेकिन जब मैंने एप्लीकेशन लिखा था ना तो उसमें मैंने मेंशन कर दिया था कि मुझे मेरा डॉक्यूमेंट भी रिटर्न कर दो। तो वो कर देंगे वो लोग। ओके। ठीक है, कॉलेज जाएंगे तो वो ओके लोग कर देंगे। ठीक है, परेशान मत होइए उसको लेकर आप। सर, ठीक है, वैसे आगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी नहीं ना? कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या प्रॉब्लम होगी। ओके ओके सर। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू तरन्नुम। यस रुखसार। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रुखसार जी, बताइए। सर हम बिहार बीएड के एग्जाम दिए थे तो मेरा मार्क्स आया था, प्राइवेट कॉलेज में आया था, हम एडमिशन नहीं लिए तो फिर से एग्जाम देना चाहते हैं, अच्छा, तो तो कैसे ये सब पूछना है, जामिया से देना है। तो जामिया के लिए तैयारी करिए, जामिया में ऐसे एडमिशन तो मिलेगा नहीं। जी पढ़ेंगे। अच्छा, पढ़ेंगी तो ठीक है, तो जामिया के लिए तैयारी करिए ठीक से, और क्या। जो भी उनका सिलेबस मुझे वगैरह है वो देखिए, जामिया अपना खुद का एंट्रेंस कराती है, पेपर दीजिए। ग्रेजुएशन हम्म, इस बार क्या हुआ? और ग्रेजुएशन फाइनल मेरा इस बार हुआ है। ठीक है, अच्छा, नहीं तो और ठीक है, मेरा जामिया का पेपर दीजिए, और क्या। जी तो मेरे पास जानकारी नहीं है इसके बारे में। डेली बाइट्स के यूट्यूब पर जाइए, आपको जेएमआई बीएड का प्लेलिस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। इनफैक्ट किसी भी यूनिवर्सिटी को लेकर डाउट हो रहा है तो आपको सभी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे डिटेल। अगर किसी प्लेलिस्ट में डिटेल अवेलेबल नहीं है तो उसका सिंगल रीज़न ये है क्योंकि वो प्लेलिस्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। जैसे जामिया का है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उस पर आपको महीने भर में सारा अपडेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप डेली बाइट्स के यूट्यूब पर जाओगे, आप जैसा कि अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो, सभी अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बना होगा। उस यूनिवर्सिटी के जो प्लेलिस्ट है ना, पहले से आखिरी तक सारा वीडियो आप देख जाइए। जैसे देखो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑलरेडी प्रक्रिया में है, तो सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही आ रहा है। धीरे धीरे देखो कि 2 पेपर का सिलेबस आ चुका है, बाकी का 2-3 आ जाएगा बॉस। ठीक है, ठीक है, तो उसी तरह जामिया का भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और आपको बहुत जल्दी 2025 वाला प्लेलिस्ट आप जाके देख सकती हैं, लेकिन 26 वाला भी अपडेट हो रहा है। ठीक है, अभी 2-4 दिन में सब देखने के लिए मिल जाएगा। देखे हैं, तुम टेलीग्राम ज्वाइन किए हैं, आज ही देखे हैं और आज ही ज्वाइन किए हैं और आपसे बात भी कर रहे हैं। बताइए कितना किस्मत वाली हैं। जी। नहीं नहीं, ठीक है, चलिए ठीक है, तो जाइए यूट्यूब पर थोड़ा प्लेलिस्ट व्लेलिस्ट देख के आइए, थोड़ा सा डाउट क्लियर कर लीजिए। ठीक है, जी सर, थैंक यू। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। ठीक है, देन आई विल कम टू मनदीप, देन आई एम टीचर। जी मनदीप। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन था कि मतलब अभी मैंने ग्रेजुएशन किया है तो अभी मैं करना चाहती हूँ सीयूटी की तैयारी, तो उसकी तैयारी कैसे शुरू करें, कहाँ क्या से शुरू ग्रेजुएशन किया है आपने? एक सेकंड, हेडफोन निकाल लेती हूँ जरा। हाँ, ग्रेजुएशन किया है आपने? हाँ, अब मैं करना चाहती हूँ सीयूटी की एग्जाम की तैयारी, मुझे बीएड में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए मतलब बीएड में एडमिशन कहाँ लेना है, सबसे पहले ये डिसाइड करिए कि कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है। में कहाँ पर? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, हेडफोन निकाल लेंगी क्या? एडमिशन लेना है तो अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो दिल्ली बाइट्स पर जो DU BED 2026 वाला प्लेलिस्ट है उसको जाके देखिए। ठीक है सर देखा तो क्या दिक्कत हो रही? हाँ, दिक्कत तो कुछ भी नहीं है, लाइक जैसे आप क्लास, अब जैसे कि आप बैच बेच रहे हो तो उसकी फीस भी काफी ज्यादा है, और आप क्लास मतलब कैसे करवाते हो उसकी भी कुछ मतलब पता नहीं है। पहले तो हम लोग बैच बेच नहीं रहे हैं, सब्जी और बंडा नहीं है कि बेच रहे हैं, पहला चीज़।
दूसरा चीज़, जो उसमें प्रोसीजर बताया गया है उसी तरह से क्लास होती है। अगर किसी को समझ में आता है तो ही ज्वाइन करें हमारे यहाँ, वरना ना ज्वाइन करें। ठीक है, मतलब हमारा ऐसा नहीं है कि हम लोग फ़ोन करके आपको कन्विंस करेंगे और ये वो सारा कुछ। कहीं भी आपको हमारी बातचीत से लग रहा है कि किसी बच्चे को मैं बहुत अपीज़ कर रहा हूँ अपने पढ़ने के लिए, नहीं। आपको ये भी बताऊँ, उसमें 70 to 80% सीटें फिल हो चुकी हैं, बस BHU वगैरह वाले बच्चों का डिटेल नहीं रिलीज़ हुआ है, इसीलिए बैच के कुछ दिन डेट पोस्टपोन कर दिया गया है। ठीक है, तो हमारी क्लासेस बिल्कुल वैसे ही होती हैं जैसे यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो जितना मैं आपको समझ पा रहा हूँ, तो देखिए उस तरह का क्लास हम लोगों के यहाँ नहीं होता। और हम लोगों का कोई भी प्रिपरेशन क्लास 1000-2000 रुपये में ऐप में ज्वाइन कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये सब हम लोग नहीं करते हैं। जो बात है एकदम खरी खरी समझ लीजिए। तो कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो ये सब करवाते हैं कि आओ रक्षाबंधन है, 10% ऑफ, 20% ऑफ, फलाना टिकाना, ये सब चल रहा है, 1000 रुपये में कर लो, 2000 रुपये में कर लो, ये सब आपका चॉइस है। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि जहाँ आप कनेक्टेड फील करें आप वहाँ ज्वाइन करिए। ऐसा नहीं है कि आप मेरे पास आइए तो मैं आपको कन्विंस करूँगा ज्वाइन करने के लिए, नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। एज अ टीचर सूट नहीं करता है। ठीक है, और वो ज्वाइन करने की एक फ़ी है, उसमें 5-6 टीचर एक साथ पढ़ाते हैं, तो ये चीज़ है। तो अगर आप उसे कनेक्टेड फील करें तो ज्वाइन करिए, क्योंकि हर बच्चा कनेक्टेड फील करे हमसे कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो उसमें जो टर्म्स कंडीशन लिखा हुआ है, जो सारी बातें लिखी हुई हैं, जो पेपर कोड और समझ में आने लगे तभी आप ज्वाइन करिए। ठीक है मनदीप, और हम लोगों की क्लासेस बिल्कुल ओके वैसे ही सर। होती है जैसे ही आपको गूगल मीट का आज लिंक आया है। हम लोगों की क्लासेस डायरेक्टली ऐसे होती है, टीचर स्टूडेंट डायरेक्ट आपस में बात कर सकते हैं, सब कुछ ऐसे होता है जैसे यहाँ बात हो रही। बस हाँ, बैच में स्ट्रेंथ बस लिमिटेड रहता है, किसी भी क्लास में 30 स्टूडेंट ज़्यादा एनरोल नहीं करते हैं। चाहे बच्चा फीस 10 टाइम्स भी क्यों ना दे दे, वो 6000 की जगह 60,000 भी क्यों ना दे दे, अगर एक बार 30 की सीट का उसमें आंकड़ा भर गया तो भर गया, फिर एनरोल नहीं करते हैं उसमें। ठीक है, मतलब वो सिंपल सा हम लोग काम करने का तरीका है और हर साल यही फॉलो होता है। ठीक है मनदीप, तो बहुत लोग उससे कनेक्टेड नहीं फील करते हैं कि वाह हम ज्वाइन करना चाह रहे थे, हमको कॉल करके इन लोगों ने कन्विंस नहीं किया। और एक आदमी बैठा होगा जो सेल्स के टीम का होगा, जिसका काम है केवल बेचना। ठीक है, तो वो सब नहीं करते हम लोग। ठीक है, ओके, आई कम टू नेक्स्ट कैंडिडेट, आई कम टू, यस आई एम टीचर, जिन्होंने कर रखा है, यस प्लीज। हेलो। जी जी बताइए। सर नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए। सर मैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जाम है सर, उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है जैसा कि आप जानते हो। तो सर मैं उसमें पढ़ रहा था, तो एलिजिबिलिटी के अंदर तो मेरे को एक एलिजिबिलिटी उसमें ये नजर आई कि उन्होंने कहा डिस्टेंस से कि भर रहे हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, हाँ हाँ, तो ऐसे बोलिए डिस्टेंस से, वरना कई लोगों के हाँ, कान खड़े हो जाएंगे। नहीं डिस्टेंस डिस्टेंस जामिया मिलिया डिस्टेंस, क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ, गवर्नमेंट जॉब में हूँ ठीक है। सर। मैं बताइए बताइए। तो सर ये फेस टू फेस उसमें लिखा था 2 ईयर आपके पास जेबीटी डीएलएड या कुछ से समथिंग जो होना चाहिए, लेकिन सर मेरे पास जो मैंने बीपीएड करी थी 2013-14 में, तब 1 ईयर की होती थी सर वो। और तो सर मैंने वो कर रखा है फेस टू फेस मोड पर, सिर्फ 1 ईयर का सर। उसके बाद मैं जॉब में लग गया था, मैं मुझे बीएड करनी है क्योंकि यूपीएससी प्रिंसिपल के लिए जो निकालते हैं नोटिफिकेशन उसमें चाहिए, कंपलसरी है सर। तो दैट्स व्हाई सर मेरे को ये जानना था कि फेस टू फेस में उन्होंने 2 ईयर कंपलसरी लिख रखा है, तो मैं मेरा 2 ईयर तो नहीं है सर, मैं फर्स्ट ईयर एक ही साल में हमारा कंप्लीट हो गई थी नहीं नहीं, तो आप एलिजिबल हैं। एलिजिबल है सर, क्योंकि 2015 तक जो है वो एक ही साल का होता ही था। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो आपने फिजिकल एजुकेशन में कर रखा है। हाँ जी सर, हाँ जी सर। हाँ, नहीं तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, क्योंकि 2015 तक एक साल का होता था, उसके बाद एनसीटी का अपना नोटिफिकेशन वगैरह आया और सारी चीज चेंज किया गया। हाँ जी। तो आप एलिजिबल हैं और आप डिस्टेंस से अप्लाई कर सकते हैं, और अगर जामिया से ही आप अप्लाई कर लीजिए तो बेटर है। हाँ सर, मैं जामिया से ही करना है सर। वो दूसरा ये जानना था कि अब उसके लिए जो नोटिफिकेशन आउट हुआ उसमें सिर्फ 10 दिन बचे सर, 24 अगस्त को एग्जाम है उसका सर। तो उसके रिगार्डिंग ये जानना था सर मुझे। प्रिपरेशन के लिए मैंने एक लास्ट टाइम भी दिया था, मेरे कुछ नंबर से रह गया था सर, क्योंकि मैं पढ़ाई के टच में नहीं हूँ पिछले कई साल से, क्योंकि जॉब में हूँ। तो सर मेरे को बैच ज्वाइन करना था सर, उसके बारे में जानना कि 10 दिन के अंदर प्रिपरेशन में सर मैं कर पाऊंगा सर, ये जानना था सर कि उसमें हो जाए इनफ है सर क्लासेस 10 दिन की। देखिए सुनिए, डिस्टेंस बीएड का जो कोर्स कंटेंट है कोई बहुत कठिन नहीं है, शायद डेली बैट्स के ऐप में भी अवेलेबल है। हाँ देखे सर मैंने। हाँ, तो वो एक बार आप ना व्हाट्सएप हैंडलर से पूछ लीजिएगा कि मैं लूँ कि ना लूँ, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ डिस्टेंस बीएड। वहाँ पर रिप्लाई नहीं आया। अच्छा ठीक है, आप किस नंबर पे व्हाट्सएप कर रखा था आपने? सर 0 करके था लास्ट में, 50 करके सर। अच्छा, मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, आप इस नंबर पे वो कर दीजिएगा, आपको हाँ मिल जी। जाएगा। इस नंबर पे ना आप केवल व्हाट्सएप करेगा, ये कॉल के लिए नहीं होता है। डेली बैच हाँ सर, हाँ यही नंबर पे किया था सर मैंने, 850। हाँ, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके बस मैम को ये बोलिएगा कि मुझे जेएमआई से डिस्टेंस बीएड का कोर्स लेना है। ओके सर। ठीक है, आप ये चीज बोलिएगा, एग्जैक्ट बताइए क्या चीज आपको चाहिए वो। ठीक है सर। और सर ना एक मैंने आपकी वीडियो देखी यूट्यूब पर देखी थी सर,
उसमें सर आपने डिस्कस किया था जेएमआई डिस्टेंस का ही कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है सर, लेकिन कल जो मैं नोटिफिकेशन पढ़ रहा था सर, तो उसमें लिख रखा था कि नो नेगेटिव मार्किंग, और दैट टाइम आपने जो वीडियो थी उसमें लिखा था 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, तो हो तो सकता आप है हटा रिस्क दिया ले हो, सकते हैं। हो सकता है हटा दिया हो। ठीक है सर। हर साल प्रोविजन चेंज होता है, वो वीडियो पुराना हाँ जी, होगा ना। हाँ जी। हाँ, तो हो सकता है। वैसे डिस्टेंस वाले में नेगेटिव मार्किंग रहता नहीं है। ओके ठीक है, सर। हो सकता है जामिया में रहा हो पहले, तो हो सकता है वो हटा दिया हो। वैसे जामिया और इग्नू का पेपर स्ट्रक्चर सेम ही है डिस्टेंस हाँ के सर, लिए। मोस्टली हाँ हाँ, सर। मोस्टली सेम है। बस एक हाँ जी। सब्जेक्ट चूज करने वाला जो अंत में आता है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, अदरवाइज तो सेम ही है। हाँ सर, और ये जानना था सर, ये 3 मोड में आता है मीडियम में सर, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू सर, तीनों में होगा क्या? या सर जैसे लास्ट टाइम मैं इग्नू का पेपर दे के आया तो उन्होंने सर हिंदी में दिया ही नहीं, नहीं, इस जामिया बार में सर तीनों में रहेगा, तीनों भाषा में लिखा रहेगा। तीनों में भाषा में होगा सर। हाँ, आप ठीक। जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप चूज करके रीड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत सारी शुभकामनाएं एंड ठीक 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 है, ओके, थैंक यू सर। चलिए ठीक है, अच्छा लगा जान के कि हाँ मतलब कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं और इतना कुछ एलिजिबल भी हैं उसके बाद एंड बी एड कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा है कि आप यूपीएससी का जो प्रिंसिपल वाला उन सब चीज़ों को भी टारगेट कर रहे हैं। गुड वाइज, थैंक यू सर। थैंक यू। यस, देन आई विल कम टू साइना, देन महक शेख। जी साइना। गुड इवनिंग साइना। सर मेरे को ये कंफर्म करना था कि जो 2026 की बीएड की जो क्लासेस हैं ये कब से स्टार्ट होंगे? किस चीज़ का? शॉर्ट रोस्टर किस चीज़ का? बीएड एंट्रेंस एग्जाम। दिल्ली यूनिवर्सिटी का डेट दिया गया है। आई गेस इसी वीक में आपको ओरिएंटेशन का डेट बता दिया जाएगा किस दिन को ओरिएंटेशन है। जैसे ही ओरिएंटेशन कंडक्ट हुआ इसका मतलब कि क्लासेस शुरू हो गई। तो सर परफॉर्मेंस पोस्टर भी तभी हम लोग होगा? हाँ हाँ, वो आपको ऐप में एक्सेस सब दिया जाएगा। मैं कंफर्म करूंगा, जैसे आप अभी बात कर रही हैं मेरे से ना, ओरिएंटेशन में मैं एक एक बच्चे से बात करूंगा, सब्जेक्ट क्या है, क्या रिजल्ट रहा, तो क्योंकि ताकि कोई बच्चा मिस्टेक ना करे। ओके सर, थैंक हाँ, यू। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पेपर कोड साइना अलग अलग है, तो अभी एक्सेस दे दिया जाएगा ना। देखिए बस बात इतनी है कि हम अभी एक्सेस दे देंगे तो बाद में हम भी चेंज करना चाहें तो कर नहीं सकते हैं। तो मान लीजिए कोई बच्चा कुछ गलत चूज़ कर ले तो फिर हम चेंज नहीं कर सकते हैं, उसके लिए उसको अलग से पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चे को ये लगता है कि अच्छा चेंज करने के लिए पैसा देना पड़ेगा। नहीं भाई, हम लोग किसी को अगर ऑनलाइन एक्सेस देते हैं ना किसी का कोर्स या कंटेंट में, तो प्लेटफॉर्म को 700-800 रुपीज़ का चार्ज लगता है। आप लोग देखिएगा जब परफॉर्मेंस बूस्टर रिसोर्स का आपको एक्सेस दिया जाएगा तो आपके पास बाकायदा जीएसटी वाला बिल आएगा आपके नंबर पे। ठीक है, इसीलिए नहीं देते हैं, जब ओरिएंटेशन हो जाता है उसके बाद देते हैं। हाँ, क्योंकि पता चला गवर्नमेंट उसमें 18% का अपना चार्ज लगा देगी तो बच्चे को एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाता है, इसीलिए नहीं करते हैं। ठीक है सर, ओके। देन आई विल कम टू महक, देन मोहम्मद शानियाज। यस महक शेख, यस प्लीज। हेलो सर। जी महक बताइए। हाँ सर मुझे पूछना था कि अगर मैं डीयू का एग्जाम देती हूँ 5 वाला, बिकॉज मैं लैंग्वेज से ग्रेजुएशन कर रही हूँ और मुझे जेएमआई का भी देना है, तो क्या मुझे आपके दोनों में से लेने पड़ेंगे? यस, दोनों अलग अलग लेना पड़ेगा। और अलग अलग लेने का मतलब ये नहीं है कि हम आपको अलग अलग कोई बैच देना चाहते हैं। कुल जमा बात यह है कि जामिया का पेपर एकदम टोटली डिफरेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। जामिया में टोटल 9-10 तरह के सब्जेक्ट आते हैं। वो साइंस बोलता है तो साइंस का मतलब हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो उसके अंदर आता है। जामिया सोशल साइंस बोलता है तो हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी उसके अंदर इंक्लूडेड है। जामिया मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग बोलता है तो 20 क्वेश्चन में आपको मैथ, रीजनिंग दोनों देखने के लिए मिलेगा। सर वो देखा है हाँ, इसलिए। टीचिंग एप्टीट्यूड देखने के लिए मिलेगा। इसमें ये पढ़ाना है। अब तुम इधर लैंग्वेज का बात कर रही हो, यहाँ लैंग्वेज में हमको सीयूईटी में हमको हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत पढ़ाना है, तो दोनों का कोई संबंध नहीं है, तो इसीलिए अलग अलग तैयारी कराना पड़ता है। हम तो चाहते हैं एक ही में हो, हमारे लिए आसान हो जाएगा। और सर मैंने जी में पॉलिटिकल पढ़ रखा है, तो क्या मैं उसके लिए भी एलिजिबल हूँ? क्या पढ़ रखा आपने? पॉलिटिकल जी में लैंग्वेज तो है बट जी में ऐसा पॉलिटिकल मैंने पढ़ा हुआ है, यूनिवर्सिटी तो का क्या मैं एलिजिबिलिटी वो भी क्राइटेरिया आप एग्जाम खुद दे चेक करिए। ठीक है, जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लिए, सेट बैठ रहा है तो एलिजिबल है। सर उसमें वो है नहीं कि 200 अगर हमने पढ़ रखा है 200 नंबर का तो हम कर सकते हैं, तो 3 साल तक तो मैंने पढ़ लिया होगा आई थिंक 200 का तो। अच्छा, 200 का आपने पढ़ लिया है। हाँ, तो सर क्या मैं उसका भी दे सकती हूँ एसएसटी का तो क्या ड्यू में? उसमें क्या मैंने बताया है कि कोई सा भी सब्जेक्ट 200 नंबर का पढ़ के आप बीएड दे सकती हैं, ऐसा बताया मैंने? नहीं ऐसा तो नहीं बताया सर, मैं आपसे पूछ रही हूँ। हाँ, तो मैंने क्या बताया है उसमें कि जो सर यही अवेलेबल बताया कि सब्जेक्ट्स हैं उसी में से कोई एक होना चाहिए। तो आप पॉलिटिकल साइंस का अवेलेबल सब्जेक्ट अगर उसमें है तो यस, नहीं है तो नहीं, तो अवेलेबल है तो यस। ठीक है, क्योंकि वहाँ जो टोटल 17-18 सब्जेक्ट मेंशन है उसी में किसी एक में आप बीएड कर सकती हैं। ठीक है, अगर पॉलिटिकल साइंस तो मेंशनड है तो यस कर सकती हैं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू।
ये थोड़ा चेक करने का तरीका यही होता है कि सब्जेक्ट बताया गया, फिर चेक करिए कौन सा सब्जेक्ट बताया गया, उस सब्जेक्ट में बीएड होता है कि नहीं वहाँ पे। अगर वहाँ पर होता है तो क्या क्राइटेरिया, ऐसे चेक करो तभी समझ में आएगा, अदरवाइज कंफ्यूज रहेंगी बार बार। ठीक है। ओके सर। एंड हम है यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जामिया में अलग है। ठीक है, जामिया के हिसाब से चेक करिएगा। जी सर और आईपी का क्या हाल है? उसका तो अलग भी है, सीयूटी हाँ, से भी आईपी लेते का हैं। अलग है, आईपी का अलग। आईपी पर जब आएगा तो हम बात करेंगे। ठीक है, जी सर। ठीक है, ओके। मोहम्मद सानियाज, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, बताइए। हाँ सर जी, जामिया और डीयू दोनों का तैयारी करना बेटर रहेगा या किसी एक ही चीज पर फोकस करना अच्छा रहेगा? क्योंकि दोनों का सिलेबस बिल्कुल सर डिफरेंट है। दोनों का तैयारी करिए। दोनों का तैयारी। हाँ, ये बिल्कुल कुछ वैसी बात है कि सर हमको तो 10th और 12th दोनों का पेपर देना है, तो हम 10th और 12th की तैयारी दोनों करें, साथ करें क्या? अरे 10th का पेपर जब हो जाता है उसके बाद 2 साल का गैप मिलता है 12th का पेपर देने के लिए। ठीक है। जी सर। हाँ, तो डीयू का पेपर ना मार्च के पहले वीक में ही हो जाएगा और जामिया का पेपर 2 महीने बाद होगा, मई में। ओके सर। बात समझ में आई? कैच कर पा रहे हैं क्या कह रहा हूँ? हाँ जी सर, समझ गए हाँ, सर। यानी दोनों में है। उसके बाद भी 1-2 महीना डीयू के बाद फिर 2 हाँ, महीने तुमको का समय टाइम मिलेगा मिलेगा। तो क्या करोगे बैठ के? क्या पता डीयू में ना हो तो। सर आईआर का पेपर शायद जामिया से थोड़ा बहुत मिलता है क्या? रीजनिंग, मैथ। हाँ, 1-2 सब्जेक्ट तो मिलता ही है, टीचिंग एप्टीट्यूड मिल जाएगा, कुछ हाँ, रीजनिंग का टीचिंग। मिल जाएगा। हाँ, तो ये सब तो रहता ही है, तो वो 1-2 सब्जेक्ट के चक्कर में ही थोड़ी ना कि बैठते रहेंगे। नहीं ठीक सर, है, सोच रहे थे कि एक चीज पर फोकस करे तो किस पर करे ताकि सारा चीज आ जाए ऐसा कुछ आसपास। नहीं है। वो जमाना गया कि जब लोग कहते थे कि जो है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, ऐसा कुछ नहीं है। कम से कम 5 यूनिवर्सिटीज का फॉर्म फिल करना। अभी आने वाले सेशन में मैं बताऊंगा, कम से कम 5 यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करिए। ओके सर। ठीक है, कम से कम। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। यस शिखा। सर मुझे क्या था कि मैंने ना ड्यू का परफॉर्मेंस रिसोर्सेज के साथ कोर्स लिया था आपके उससे, तो मुझे वो जेएमआई में मतलब सेम पेमेंट में जेएमआई का करवाना है। नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। सर आपने कहा था हो जाएगा, मतलब मैंने आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था। आपने डीयू में ले रखा, जामिया में कराना है आपको? हाँ मतलब मुझे उसमें ऐड कर दिया ग्रुप में, तो मुझे जेएमआई में होना है नहीं, क्योंकि एक मैंने सेकंड, एक सेकंड से ऐप में आपको एक्सेस दे दिया गया है? नहीं सर, मतलब वो तब हो मतलब जाएगा, ऑनलाइन क्लासेस हो गया उसमें। तब हो जाएगा। अभी आप क्लास में हैं क्या मेरे साथ? अभी हाँ मैंने पेमेंट किया है, मतलब ऑनलाइन क्लासेस पहले आपने ड्यू के लिए निकाला था, मतलब बस ठीक वीडियो है, तो बनाई। हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपसे ओरिएंटेशन में बात करूंगा, चेंज हो जाएगा। हाँ तो सर आपका जेएमआई की वीडियो नहीं आई थी तो मैंने वो कर नहीं, दिया हो ड्यू जाएगा, के हो लिए। जाएगा। आप जब आपका ओरिएंटेशन कंडक्ट होगा ना, उस दिन ओरिएंटेशन में मुझे बताइएगा कि सर ये मेरे को चेंज करना है, तो वो कर दिया ठीक जाएगा। ठीक। जैसे मान और लो, सर ऐसे एक सेकंड शिखा, क्या चीज हम नहीं कर सकते हैं? मान लीजिए कोई बच्चा जाके ऐप में कुछ परफॉर्मेंस बूस्टर परचेज कर ले, अच्छा अब वो यहाँ मीटिंग में आके बोले कि हमको दूसरे सब्जेक्ट का भी चाहिए या लेना है, चेंज कर दीजिए, वो संभव नहीं है। वो संभव इसलिए नहीं है क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, हाँ, बस बात ये है। तो हम उसमें आपको ना हटा पाएंगे ना ऐड कर पाएंगे। तो कभी मिला नहीं है, आपने कहा था क्लासेस होने के बाद ही हाँ, मिलता इसीलिए है। नहीं दिया गया, जिस तुमने अभी चेंज कर दिया ना। हाँ सोचो एक्सेस दे देते तो कहते एक्स्ट्रा हाँ। पैसा दो, तो तुमको लगता है कि अरे ये तो पैसा ले रहे हैं इस बात के लिए। ठीक है, इसीलिए एक्सेस नहीं दिया जाता है, क्योंकि ओरिएंटेशन में हम जानते हैं बच्चे चेंज करते हैं। कि मैंने CQP05 का लैंग्वेज का पहले मैंने लिया था आपसे बैच, मतलब मेरा ओबीसी का रिन्यू नहीं था, मतलब नंबर आ गया था, क्लासेस काफी अच्छी खासी हुई थी, नंबर आ गया था, मतलब लेकिन वो ओबीसी की वजह से मेरा मतलब रिन्यू नहीं था तो रह गया। तो तुमको पहले 05 वाला ज्वाइन करना चाहिए। सर वो मैं ले चुकी, मेरे पास सब नोट्स में बना चुके, क्लासेस की पिछले वाली रिकॉर्डिंग्स मेरे पास है, सो सारा प्रिपरेशन है मेरे पास। और अच्छा, CQP03 का मैं सोच रही थी लेने का, पर आपने कहा जेएमआई का जो कोचिंग इस तरह का होता है कि CQP03 से हो जाता है प्रिपेयर, हाँ तो हाँ, मैं बन जाएगा काम। उसका परफॉर्मेंस बूस्टर ले लूंगी और CQP05 का भी फिर से परफॉर्मेंस बूस्टर ले लूंगी। ठीक है, ये आपकी चॉइस है, इसमें ओरिएंटेशन में बात कर लूंगा। ठीक है, आप काफी ज्यादा कॉम्बिनेशन बैठा रही हैं, तो देख लेंगे, जो भी करने योग्य होगा कर दिया जाएगा। ठीक है। देखो शिखा, कोई भी ऐसा चीज जिसका एक्सेस नहीं दिया गया है और आपने फी पे किया है, तो वो हम लोग एडजस्ट कर देते हैं। उसका बस एक ही प्रॉब्लम है, मैं बता रहा हूँ, बस एक ही चीज है, अगर हम आपको ऐप में किसी चीज में एक्सेस दे दिए हैं तो आपका ना तुरंत बिल जनरेट हो जाता है। अब यही सब नियम बन गया है गवर्नमेंट का कि 18% GST कटेगा, बिल बन जाएगा। तो जब वो हो जाता है ना, तो वो हमारे हाथ में नहीं है, फिर आपको हम बाहर भी नहीं कर सकते हैं। उसमें एक्सेस दे दिए तो उसमें रहोगी फिर। ठीक है, ठीक, वैसे
तभी तो हो जाएगा। हाँ, तो इसीलिए हम लोग बस क्या करते हैं, जब क्लासेस बच्चे ज्वाइन करते हैं तो पहले ओरिएंटेशन होगा, वो मेरे से बात करेगा, उसको सब्जेक्ट मैं सुनूंगा, फिर मैं नोट करके हैंडलर को भेजता हूँ कि इस बच्चे को इसका ओके एक्सेस देना है। ठीक है, तो वो हो जाएगा। ठीक है। हाँ ओके, थैंक यू सर। थैंक यू शिखा। यस प्रिया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्रिया जी, बताइए। सर एक्चुअली मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए प्रोग्राम कर रही हूँ विद कॉम्बिनेशन मैथ्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो फिर मैं सीयूटी बीएड 0207 का एग्जाम दे सकती हूँ? चेक करिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डेली वाइट्स के यूट्यूब पर। ठीक है, सब्जेक्ट के हिसाब से मैंने बताया होगा कितना नंबर का पढ़ा होना चाहिए। अगर उतना हमने मिनिमम पढ़ रखा है तो यस कर सकती हैं। ये सर मैंने तीनों ये मतलब मैथ्स पढ़ रखा है तो एलिजिबल है। ठीक है। ओके। देखो प्रिया एंड बाकी के स्टूडेंट भी ध्यान रखिए, कोई भी बच्चा जब डेली वाइट सेशन ज्वाइन करता है ना, तो मैं उन क्वेरीज का आंसर नहीं करता हूँ जहाँ बच्चा बात बहुत स्पष्ट तरीके से नहीं रखता। मैं कुछ बोलूंगा नहीं आपको, मैं बस बोलूंगा जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा बोला सर हमने मैथ पढ़ा है, तो उन्होंने पूछा कि क्या मैं एलिजिबल हूँ। देखो मेरे हाँ कर देने से ना बहुत प्रभाव पड़ता है, वो सोचेगा कि हाँ एलिजिबल है, लेकिन देखने की क्या जरूरत है, आपका रिजल्ट लेके चेक करना पड़ेगा आपको कि मैंने मैथ कौन कौन से मतलब मिनिमम 200 मार्क्स का पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है। मैं ऐसे ही हाँ नहीं कह सकता हूँ। देखिए या तो ऐसा ही व्यक्ति हाँ करेगा इस बात पर जिसको खुद भी आइडिया ना हो, जिसकी खुद की समझ थोड़ी सी कम हो, कि वैसे ही हाँ कर दे। जैसे मान लो कि बच्चा आए कहे सर हम केमिस्ट्री से कर सकते हैं, मैं बीएससी साइंस हूँ, तो मैं कहूँगा जाके प्लेलिस्ट चेक करो। क्यों? अगर वो बोलता है सर केमिस्ट्री मैंने 3 साल पढ़ रखा है और 200 नंबर का मैंने पढ़ रखा है तो मैं एलिजिबल हूँ, तो मैं बोलूँगा यस। अगर बोलेगा बीएससी कर रखे हैं सर बायो से एलिजिबल है, तो मैं कहूँगा जाके प्लेलिस्ट चेक करो। क्यों? बायो कितने नंबर का पढ़ रखा है, कितना स्कोर किया है, ये बातें मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो इस फर्क को आप थोड़ा समझिए। तो जब आप लोग प्रश्न कर रहे हो तो ये मत पूछो कि सर एलिजिबल है, आप एग्जैक्ट बताइए कि सर मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ रखा है, इतने नंबर का मैंने पढ़ रखा है, क्या मैं एलिजिबल हूँ। जैसे किसी ने बोला पॉलिटिकल साइंस का, तो मैंने बोला क्या पॉलिटिकल साइंस में DU बीएड कराता है? यस करवाता है। क्या आपने 200 नंबर का पढ़ रखा है? यस, तो आप एलिजिबल है। ठीक है, चेक करने का तरीका ये है। जैसे प्रिया बोली मैथ पढ़े हैं, तो क्या प्रिया तुमने मैथ 200 नंबर का मिनिमम पढ़ रखा है अपने ग्रेजुएशन में? मान लो 0.1, यस। अगर पढ़ रखा है तो क्या 50% स्कोर कर रखा है? 0.2, यस, हाँ तो एलिजिबल हो। ठीक है, कुछ उसमें और भी अल्टरनेटिव क्राइटेरियाज है ना, तो जब आप उस मेरे जैसे व्यक्ति से आप पूछोगी तो हम लोग यस नो नहीं करेंगे डायरेक्ट, हम कहेंगे हाँ शायद, मतलब आगे पीछे चेक कर लीजिए पूरा। हाँ यस रिजा, यस प्लीज रिजा, माइक ऑन करिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ, किसी और को डाउट है तो अपना हैंड रेज कर लेगा। हाँ यस रिजा। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो से सोशल साइंस बीएड कैसे कर सकते हैं? मेहनत, कड़ी इसका लगन, बता संघर्ष, दीजिए। पेपर दीजिए। और सर यस सर, और सर आप जो बैच सेशन है जेएमआई एंट्रेंस प्रिपरेशन क्लासेस का, तो उसकी फी कब तक पे कर सकते हैं? यार वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर होता है, लेकिन ये बात दिल्ली यूनिवर्सिटी और CUET वाले में हम लोग ज़्यादा लागू करते हैं। बाकी आप उसको ज्वाइन करके रजिस्टर कर लीजिए। जामिया का जो डेट मेंशन हुआ है क्लास उसी दिन से शुरू होगी, उसका पोस्टपोन नहीं किया जाएगा। यस सर। नहीं बट सर फीस का बता दीजिए, कब तक पे कर सकते हैं इस डेट पर? कब तक पे नहीं कर सकते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर होता है। मतलब आप अर्लीस्ट पॉसिबल पे करके ज्वाइन कर लीजिए भाई। ओके सर। ठीक है, जैसे हर बैच में हम लोग का एक स्ट्रेंथ रहता है। ठीक है, तो जैसे ही वो स्ट्रेंथ कंप्लीट हो जाता है फिर हम लोग एनरोलमेंट क्लोज कर देते हैं। ठीक है रिजा, तो मान लो आपको एनरोल करना है तो आप चाहे इंस्टॉलमेंट भी पे करके रजिस्टर कर लो। ठीक है, आप चाहे जाके हैंडलर को बोल दो कि मैं 2000 रुपीज अभी पे कर रही हूँ, बाकी का जब क्लासेस शुरू होगा तो मैं पे कर दूंगी। ठीक है, अगर आपके पास फी का इशू है तो आप जाके इंस्टॉलमेंट में पे कर लीजिए कि हम 2000 पे कर दे रहे हैं, मेरा नाम नोट कर लीजिए। ठीक है, जब क्लास शुरू हो जाए तो जो है फिर आप वो करिए। इनफैक्ट मैं तो लोगों को खुद भी कहता हूँ, अभी बाद में मेरे वीडियो मैसेज आता है कि जो लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं वो कम पैसे में देके ज्वाइन कर लिए, शुरू कर लीजिए, 2-4 दिन आप देख लीजिए, फिर आप बाकी का पे कर लीजिएगा। ओके सर, यस। ठीक है। हाँ यस तरन्नुम। सर मेरा एक और डाउट रह गया था। पहले आप ये बताइए, आप लास्ट ईयर लैंग्वेज के बैच में थी ना? सर लैंग्वेज में भी और आईटी में भी। हाँ, तो ये बताइए डेली बैच वाले ठीक ठाक पढ़ाए ना लैंग्वेज के बैच में आपको? सर ठीक आपने बहुत ठीक। हाँ, तो देखो जैसे मान लो अभी कैंडिडेट है ना, तो आप लोग यही फीडबैक ले सकते हो रॉ, मुझे कोई ऐसा डर नहीं है। आपको किसी को फीडबैक लेना हो आप ले सकते हो कि वो डेली बैट्स के में लास्ट ईयर हमारे बैच में रही हैं तरन्नुम। 05 में मैं नहीं पढ़ाता हूँ, लैंग्वेज के फैकल्टीज पढ़ाते हैं, तो जितना काम है वो अपना पढ़ा देते हैं, आप पेपर दीजिए। तो डेली बैट्स में जो क्लासेस चलती हैं
वो सब ढंग से कराया जाए। क्लासेस हम लोग की बिल्कुल ऐसे ही होती है गूगल मीट पर, तो इसीलिए हम लोग का ज्वाइन करने का तरीका भी अलग होता है। हम लोगों का जैसे मंदीप अभी पूछ रही थी, कोई कहा फी ऐसा है, बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलाने का ना। नहीं भाई, ठीक है, अब बात समझिए, हम लोगों का उस तरह से नहीं होता है। हम लोग जो करा रहे हैं तो कंटेंट बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा आपको उसमें, ठीक है। तो अब ये आपकी चॉइस है कि आपको सस्ता चाहिए या कुछ सीखना है। मतलब हम लोग का ऐसा नहीं होता कि एक बार ज्वाइन कर लिए तो अब जल्दी से अगला बैच कब बनेगा। एक बार ज्वाइन कर लिए तो पहले महीना और 1.5 महीना जब पढ़ लोगे तब अगला बैच बनेगा। एंड जैसे तरन्नुम प्रीवियस ईयर की, राइट तरन्नुम, आई होप मैं सही कह रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी इनका क्लासेस है जो पढ़ाया होगा तो फैकल्टीज ने ठीक ठाक तरीके से इनको पढ़ाया होगा क्लासेस में। सर मैं अपनी तरफ से बता देती हूँ सर, मतलब कि पढ़ाने के साथ साथ आप लोगों ने एक मतलब बेहतर गाइडेंस जिसको बोलते हैं ना वो दिया, तभी आज तक भी हम आपके कनेक्टेड होते हैं। नहीं तरन्नुम, ठीक है। हाँ तो देखिए, बाकी के लोगों के लिए भी यही बात लागू होता है। पहले आप अभी समझिए, फिर देखिए कोर्स क्या है, पेपर कोड क्या है, ज्वाइन करिए। अभी मत सोचो कि हम 2,000 रुपये दे रहे हैं तो अच्छा 2,000 रुपये दिए हैं, अरे देते ही एग्जाम को अभी गोद में नहीं बैठाया गया। बैच शुरू होने का एक प्रक्रिया होता है, ठीक है। जब वो शुरू होगा, जब पढ़ाना शुरू करेंगे तो जितना भी गाइडेंस स्टूडेंट्स है वो जो भी हो सकता है वो कराया जाएगा। और आप बिलीव नहीं करोगे, एग्जाम के बाद भी हम लोग का बहुत सारा सेशन होता है, एंटरटेन करते हैं, ये कोई नहीं करता है। एक बार बैच में ज्वाइन कर लिए, कंप्लीट हो गया तो आप निकलिए उनके यहाँ से। हम लोग का ऐसा कुछ नहीं है, बच्चा ज्वाइन करता है, बार बीच में बहुत सारे सेशन होते हैं, वो ज्वाइन करता है, उसको कुछ भी और डाउट एंड क्वेरी हो डिस्कस कर सकता है। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, डेली बाइट्स का यूट्यूब पर जाके आप सर्च करिएगा, सीटेट उटेट का हम लोगों का कोई डिटेल नहीं दिखेगा बहुत ज़्यादा, लेकिन हम लोगों की सारी सीटेट उटेट की बैचेज ऑलमोस्ट फुल चल रही हैं, क्योंकि हमारे एग्जिस्टिंग कैंडिडेट वापस आके फिर ज्वाइन कर लेते हैं। और वो कब ज्वाइन करेंगे, जब पहले सेटिस्फाइड रहेंगे तभी तो ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ है। अब ये आप कैसे देखते हो इस बात को, ये आपके मैटर करता है। अब जैसे किसी ने कहा कि सर फी ज़्यादा है, भाई कोई फीस उससे ज़्यादा नहीं है। आपको अभी आइडिया नहीं है सस्ता और महंगा होता कैसे है। अगर जामिया का फीस लेट से 5,000 रुपये है, आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ भाई, तो तुम जामिया में नंबर ऑफ सब्जेक्ट देखो कितना सारा है, ठीक है। और तो और हर टीचर अलग अलग आके पढ़ाना पड़ता है हमको। हम ऐसा नहीं ना है कि रिकॉर्डेड पकड़ा दिए या सेशन, जैसे आप मेरे से बात कर रहे हो वैसे ही इकोनॉमिक्स का टीचर आके बात करेगा, वैसे ही हिस्ट्री के लिए मैं बात करूंगा, पॉलिटी के लिए मैं बात करूंगा, जियोग्राफी के लिए मैं बात करूंगा, उसी तरह मैथ के लिए बात करूंगा, रीजनिंग के लिए बात करूंगा, टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए बात करूंगा। तो जब इतने सारे फैकल्टी इन्वॉल्व रहेंगे और वो बैच 2 से 3 महीने तक चलेगा तो, और लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट रहेंगे, तो उसका फीस कोई 5,000 रुपये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, चाहे आपको लग रहा हो, ठीक। मतलब प्रैक्टिकली हमारे लिए फिर वायबल नहीं होगा पढ़ाना। हो सकता है आपके लिए 5,000 रुपये ज़्यादा हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस बात को आप समझिए, जिस बैच में 5, 6, 7 फैकल्टी आके आपको पढ़ा रहे हैं, 2 महीने तक लगातार क्लास चल रही है, हर दिन अलग अलग फैकल्टी आके आपको पढ़ा रहा है, तो 5,000 रुपये फिर कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। इससे कहीं ज़्यादा आपका ट्यूशन का फीस होता है, ये बस रियलाइज़ करने की बात है। अगर आप 500 रुपये का ट्यूशन का फीस पढ़ते हो तो महीने भर में कोई सिलेबस नहीं कंप्लीट कराते हैं आपका, ठीक है। हमको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराना है, और छोड़ो कुछ 19-20 रह जाएगा, बच्चा 4 जगह जाके डिसाइड भी करेगा, तो वो उन कारणों से बना हुआ है। अगर आप समझोगे तो दिखेगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। चलिए खैर, यस तरन्नुम, आप क्या डाउट कह रही थी, क्या डाउट आपको? सर मेरा ये डाउट था कि सर मैंने स्लाइडिंग राउंड में ही मैंने विड्रॉ कर दिया था सर, लेकिन सर अभी भी जैसे अभी 4th राउंड का रिजल्ट आया 7 जुलाई को, हाँ अगस्त को आया था, तो अभी भी जब मैं पोर्टल ओपन कर रही हूँ ना तो उसके भी मुझे विड्रॉ का ऑप्शन शो कर रहा है। तो इसके आप द्वारका गई थी इसके लिए एक बार? सर मैं द्वारका भी गई थी। तो क्या बोले वो लोग? सर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा पोर्टल से विड्रॉ करके वो लेटर लेके आप कॉलेज जाओ। तो सर मैंने विड्रॉ किया हैंड टू हैंड वहीं पर बैठकर, फिर मैं लेटर लेकर फिर मैं नेक्स्ट डे गई थी टाटा इंस्टीट्यूट, और अब मैं ओपन करके देख रही हूँ पोर्टल तो अभी भी शो कर रहा है सर। अच्छा ठीक है, ठीक है। आपने जो है शर्वानी मैम से बात की थी क्या इस मसले पर? नो सर। ठीक है, मैं उनको बोलता हूँ, आपसे बात कर लेंगे। ओके सर। ठीक है, आप ऑफिशियल नंबर पर मैसेज कर दीजिए कि मुझे शर्वानी मैम से बात करना है। वो आपकी बैच की टीचर भी रही है, राइट? यस सर। ठीक है, मैं उनको मैसेज भी कर देता हूँ अभी, वो आपसे बात कर लेंगे। वैसे आपका फंड विड्रॉ हो जाएगा, नॉट टू वरी, ठीक है? ठीक है तरन्नुम, हाँ चलिए। यस फिजा, ना वेलकम टू कोमल। हाँ फिजा, देन इरमीन हसन। यस फिजा खां। फिजा खां,
सर मैंने 2026 के लिए भी बैच लिया है डेली बैच पर, किस चीज़ तो का? COP 04 के लिए लिया है। अच्छा, CUET के लिए लिया। हाँ हाँ, बताइए आगे। उसके सिलेबस में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉमर्स और होम साइंस भी है। तो आपने टाइम टेबल वीडियो में बताया कि आप सिर्फ कॉमर्स मतलब ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाओगे, तो कॉमर्स और होम साइंस का क्या हो? नहीं, कॉमर्स वाले जो मेन टॉपिक्स हैं वो इकोनॉमिक्स के अंदर इंक्लूडेड रहती है, इकोनॉमिक्स की फैकल्टीज को कवर कराएंगे। और होम साइंस? होम साइंस नहीं पढ़ाते हैं हम लोग, होम साइंस नहीं पढ़ाते हैं। आपने परफॉर्मेंस बूस्टर ले रखा है क्या? यस सर। तो होम साइंस का नोट्स मिल जाएगा आपको। होम ओके साइंस में सर। कुछ पढ़ाने जैसा है नहीं, एक्चुअली बात है ये, कुल बात है ये। क्योंकि जो सोशल साइंस का बच्चा है उसको हम 2 क्वेश्चन के लिए साइंस थोड़ी ना पढ़ाने जाएंगे। यस सर। मतलब कॉमन सेंस वाली बात है, 75 क्वेश्चन में अगर 2 क्वेश्चन कहीं कुछ साइंस रिलेटेड या बेसिक साइंस रिलेटेड आ रहा है तो हम बच्चे को क्या कहेंगे, भाई तू सोशल साइंस पे फोकस कर। ठीक है, वो तो पूछेंगे ही, उनको वो तो मेंशन करने के लिए मेंशन कर देते हैं। तो मतलब ये तो बहुत फुलिश प्लान भी है एक्चुअली। आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स कर लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे ही आप उतना कर लीजिए जो आपको आता है। ठीक है, ओके। और सर अगर बाकी हमें हमको कोई किसी दिक्कत भी नहीं है, साइंस की फैकल्टी हमारे पास है। अगर तुम घूट पी सकती हो तो हम करा देंगे क्लास तुम्हारा। अच्छा मतलब आप ही का बैंड बजेगा, हमारा नहीं। हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप जो अभी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हल्के में उठा रहे हो, बहुत सिलेबस है। यस सर। हाँ, और साइंस में फिर 2-3 सब्जेक्ट हमको पढ़ाना पड़ेगा। हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम दूसरे बैच में आपको क्लब करके आपका साइंस की क्लास डलवा देंगे। आपकी हालत ख़राब हो जाएगी कंप्लीट करने में। तो आप हल्के में मत लीजिए, हिस्ट्री क्लास भी बहुत ज़्यादा है, पॉलिटी की क्लास भी बहुत ज़्यादा है, हल्के मत उठाइए उसको। ठीक है, वो कुछ सोच के ही कराया गया है। 75 क्वेश्चन में लेट से अगर मान लो कोई बच्चा सोशल साइंस का पेपर दे रहा है और 75 क्वेश्चन में ना तुमको जरूर 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएगा जो रीजनिंग या मैथ का होगा। तो अब कोई बच्चा हमसे पूछे सर मैथ का क्लास कहाँ से करें, तो तुम देख लो कि 1 क्वेश्चन के लिए तुम मैथ का क्लास करना चाहोगी कि नहीं। यस सर। हाँ, बात ये है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रिपरेशन से पहले प्लानिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर क्वेश्चन नहीं करना होता है। 75 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन तो ऐसे ही रहेंगे जिसका आपको सर पैर भी नहीं पता होता है। तो आपको गिनती के अपने साइड से 55-60 क्वेश्चन सही करना है। ठीक है, आपका स्ट्रैटेजी वाइज वही होना चाहिए, नहीं तो पेपर में 1-2 क्वेश्चन तो हमेशा ऐसा आएगा। ठीक है, तो उससे बचिए। तुम सोशल साइंस का पेपर उठा के देखना, हमेशा तुमको हर साल तुमको 1 या 2 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का मिल जाएगा। कहीं मेंशनड है क्या? कहीं मेंशनड नहीं है, लेकिन पूछ देते हैं सब। अब पूछ देते हैं तो पूछ देते हैं। अब सोचना आपको है इस बात को लेकर कि अगर 1 क्वेश्चन मैथ का पूछ दे रहा है तो क्या मुझे वो प्रिपेयर करना चाहिए या हिस्ट्री जिसे 10 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये चॉइस आपकी है। और सर इस बैच 1 का टाइम पीरियड कब से कब तक होगा? यार फर्स्ट बैच ऑलमोस्ट 2.5 महीने चलते हैं, 2 से 2.5 महीने चलता है। सेकंड वाला बैच ऑलमोस्ट 2 महीने चलते हैं। अच्छा। जब शुरू होगा तो फुल स्विंग में चलेगा एकदम, आपको महसूस होगा कि हाँ क्लास चल रहा है। ठीक है, घबराइए नहीं। तो सर बैच 1 के बाद बैच 2 लेना भी जरूरी होता है? नहीं, तुम क्यों बैच 1 में हो ना। यस सर। तुम क्यों बैच 2 लोगी यार। अच्छा। वो और बहुत सारे बच्चे बाद में आते हैं ना। यस सर। अरे हम पूरा पढ़ा के कंप्लीट कराएंगे आपको 2.5 महीने में पहले। ऑलमोस्ट अगस्त चल रहा है ना, सितंबर को नवंबर फर्स्ट वीक तक जाएगा कम से कम। डिपेंड करता है सब्जेक्ट कौन सा है, ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे मान लो लैंग्वेज में सिलेबस कम है लेकिन संस्कृत पढ़ाना रहता है तो उसका ड्यूरेशन कम रहता है बैच का। लैंग्वेज के फैकल्टी सोशल साइंस वालों से पहले कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट पढ़ाना है, लैंग्वेज में 3 पढ़ाना है। ठीक है, डिपेंड करता है सब्जेक्ट क्या है आपका। और सर बैच के लिए टाइम अलॉटेड होता है कि हम इसे इसी टाइम पे ले सकते हैं, लेकिन जो परफॉर्मेंस बूस्टर नोट्स ये सब मॉक टेस्ट होते हैं कभी भी ले सकते हैं, किसी चीज के लिए? किसी भी चीज़ के लिए कभी भी ले सकती हैं। अच्छा सर। देखो फिजा बैच का टाइम इसलिए है, जैसे आज ओपन मीट हो रहा है तो आज इसका एक फिक्स टाइम है कि इस समय ज्वाइन करके बात कर सकती हैं। यस सर। तो बैच भी हमारा क्लास ऐसे ही चलता है, तो उसका फिक्स टाइम नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। यस सर। और रिकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाता है। कोई बच्चा क्लास मिस कर गया, कोई दिक्कत है तो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं हम लोग। और जानती हो यही रीज़न है कि हम लोग बच्चों को ना फ़ोन करके कन्विंस नहीं करते हैं कि बैच ज्वाइन करिए, ये करिए। क्योंकि जानती हो क्या है, मान लो कोई बच्चा ऐसा है एकदम डफर है, अब उसको उठा के अपने क्लास में हम ले लिए,
अब हमारी क्लास चलती है गूगल मीट पर, रोज रोज के लिए हमारे लिए सरदर्द हो जाएगा भाई। तुम डायरेक्टली माइक, यहाँ तो अभी माइक पे फिर भी रिस्ट्रिक्शन रहता है ओपन मीट में, वहाँ तो डायरेक्ट क्लास में ऑन करके बात कर सकती हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग जिसको नहीं समझ में आ रहा था हम चाहते हैं कि ना ही एनरोल करें। और सर ग्रेजुएशन के साथ कैसे मैनेज करेंगे बीएड की प्रिपरेशन? कोई दिक्कत नहीं, सब वैसे ही मैनेज करते हैं जैसे और लोग मैनेज कर रहे हैं, वैसे ही आप भी हो, आपका भी होगा। देयर इज नथिंग लाइक मैनेजिंग ग्रेजुएशन विद बीएड प्रिपरेशन, सब साथ ही करते हैं, साथ ही देना होता है। लेकिन अगर ड्यू बीएड के साथ मैं अगर जामिया आईपी यूनिवर्सिटीज में भी पेपर दूं तो फिर कैसे मैनेज करेंगे? सबका पेपर बाद में होता है, एक का पेपर फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में है, अगले का लास्ट वीक ऑफ मई में है, आरआई का लास्ट वीक ऑफ जून में है, तो बहुत गैप है एक दो तीन पेपर्स के बीच में, ठीक है। ये सब समझिए, बहुत गैप रहता है, तो थोड़ा प्रेशर रहता है लेकिन मैनेज हो जाता है। जैसे अब तरन्नुम कह रही थी हम सीयूईटी वाले बैच में थे, लेकिन बता रही थी आईपी वाले में, तो अब ये आईपी के बारे में पूछ रही थी मेरे से अभी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि फिर आईपी और पेपर के बीच में गैप रहता है ना, ठीक है। वो कोई दिक्कत नहीं है, जब बताया जा रहा है कि हो जाएगा तो मैं कह रहा हूँ हो जाएगा तो हो जाएगा, बात इतनी बस, ठीक है। सर मार्च में पेपर होते हैं, उसके बाद जून में आईपी के पेपर होंगे, लेकिन फिर मई में तो 8th सेमेस्टर के पेपर होंगे। कोमल नेक्स्ट कैंडिडेट जी, कोमल बताइए। कोमल, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग कोमल जी, बताइए कोमल। हाँ सर, अभी मेरी 3rd ईयर स्टार्ट होगी ग्रेजुएशन की, तो यह कंप्लीट होने के बाद मुझे सीयूटी का पेपर देना चाहिए या फिर अभी दे सकती हूँ? आप देख लीजिए, 3rd ईयर के बाद 1 साल आपको इंतजार करना है, तो 1 साल बाद दीजिएगा। एडमिशन में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना, जैसे रिजल्ट थोड़ा लेट आता है? कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। यूनिवर्सिटी अगर आपको एलिजिबल कर रही है तो उसी हिसाब से व्यवस्था भी करेगी, ठीक है। ठीक है। और ये कोई प्रश्न नहीं हुआ आप ईयर ड्रॉप करेंगे क्या? अगर आप नहीं प्रिपेयर करके देंगे तो आपका ईयर ड्रॉप हो जाएगा, ईयर लैप्स हो जाएगा। सर वही पूछना था, कंफर्म हो जाता ना फिर। नहीं, आप एलिजिबल है भाई, दीजिए, और पूरा शिद्दत से देना है लग कर, और 90% कैंडिडेट अपीयरिंग वाले ही होते हैं, ठीक है सर। ठीक है। हाँ यस, इरमीन हसन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग इरमीन जी, बताइए। सर मेरा बीएससी फाइनल ईयर चल रहा है और मैं आगे बीएड करना चाहती हूँ, तो सर मैं आरआई से करना चाहती हूँ वैसे तो, बट सर और के एग्जाम से जो मैं टारगेट कर सकती हूँ बीएड के लिए, और सर आरआई के लिए आपका बैच है और है तो वो कब से स्टार्ट होगा? 2026 के लिए। ठीक है, देखिए इरमीन, आरआई के लिए ना हम लोगों का ना इंटरैक्टिव क्लास नहीं होता। जैसे आप यहाँ से बात कर रही हैं मेरे से, तो हमारी क्लासेस ऐसे ही चलती हैं, ठीक है। तो आरआई के लिए हम लोग इंटरैक्टिव क्लास नहीं कराते हैं, ठीक है। एक बच्चे को करना क्या होता है, डायरेक्टली डेली बाइट्स के ऐप में जाए और वो कंटेंट परचेज कर ले, वहीं पर उसको नोट्स, मॉक, वीडियो लेक्चर सब मिल जाएगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, लेकिन जब आरआई का एकदम एग्जाम करीब आ जाता है तो सिर्फ एक बैच बनाया जाता है उस समय। तो मेरा आपको स्ट्रांग रिकमेंडेड है कि जो आप ऐप में कंटेंट आपको लेना है आप जाके ले लीजिए आरआई वाला, ठीक है। आप उसको पढ़िए, समझिए, एक्सेस करिए, ठीक है। ठीक है सर। जब एग्जाम आएगा ना तो जो भी बच्चे ऐप में ऑलरेडी कोर्स लिए रहते हैं उनको 1000 या 2000 में इंटरैक्टिव क्लास भी कराया जाता है, ठीक है। ओके सर। हाँ, तब तक अपना प्रिपरेशन करते रहिए अगर आप आरआई को लेकर प्रिपेयर कर रही हैं तो, ठीक है। यस। अच्छा, दूसरा चीज आपको क्या और टारगेट करना चाहिए? देखो इरमीन, बात बस इतनी है ना कि इंग्लिश में कहावत है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट। यस सर। ठीक है, बात बस इतनी है कि सारे मतलब कई ऑप्शंस ओपन रखिए। जैसे कोई कह रहा है कि मेरा ग्रेजुएशन का है, ये है, वो है, मतलब तुम यहीं से सारा भविष्य आज ही जान लोगे, ठीक है। आपका काम क्या है? फॉर्म फिल करना, पेपर देना, ठीक है। प्लान में लेके चलिए कितना फॉर्म फिल करना है, जब मार्च आएगा, अप्रैल आएगा, तब का तब देखेंगे क्या करना है। अभी आप प्रिपेयर रखिए अपने आप को। तो आपके स्ट्रेटेजी वाइज होना चाहिए कि आरआई तो मुझे देना ही है, मुझे जामिया भी देना है, ठीक है। ओके सर। हाँ, मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी का सीयूईटी का भी एग्जाम देना है, क्योंकि देखो जब तुम सीयूईटी का पेपर देती हो ना तो तुम सिर्फ सीयूईटी के लिए रेडी नहीं होती हो, ठीक है। तुम्हारा उस प्रिपरेशन के चक्कर में दूसरे एग्जाम्स का प्रिपरेशन होता है, ठीक है। तुम सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रही हो, वहां भी कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ोगी जो कि आरआई में काम आएगा। तुम जामिया के लिए कुछ पढ़ोगी जो फिर अगेन आरआई में काम आएगा। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो डीयू में पढ़ोगी, आईपी के पेपर में काम आएगा। तो ये चीज़ें होती हैं। तो जिन बच्चों को एडमिशन लेना रहता है तो 2-3 यूनिवर्सिटी को टारगेट करिए, 2-3 जगह ज्वाइन करिए और वो सारा कुछ करिए। जैसे अभी कोई
जो लैंग्वेज की स्टूडेंट थी तरन्नुम अभी बता रही थी, तो बोली ना कि हम 2 बैच में ज्वाइन थे, कि हम पहले CUET वाले में थे, फिर शायद IP का या जामिया की कौन सा उसने बताया कि ज्वाइन थे। तो भाई दोनों की अपनी अलग अलग ज़रूरत है। आपको इस साल एडमिशन लेना है तो फिर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा क्या पेपर स्ट्रक्चर है, वो चीज़ दीजिए। क्योंकि अगर आप नहीं कर रहे हो और एक पल को नहीं हुआ ना, तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। उसकी कीमत क्या है, पूरा 1 साल लैप्स हो जाएगा, कन्फ्यूज रहोगे, परेशान रहोगे, भाग दौड़ मच जाएगा ज़िंदगी में। ठीक है, ये चीज़ है। अब जैसे मान लीजिए, अब वो कॉलेज का फ़ी विड्रॉल पर चर्चा कर रही थी, 2 ही 3 क्वेश्चन और वो एक्स्ट्रा की होती तो जो कॉलेज चाहती वो मिल जाता, उसको फ़ी विड्रॉल इतना डिस्कशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करना पड़ता। तो होता क्या, जब एडमिशन नहीं हो रहा होता ना, कहीं कुछ दिक्कत होती तो आपको भागना बहुत पड़ेगा, फिर तो आप ज़्यादा कीमत देते हो। ठीक है, तो सिर्फ RI को टारगेट नहीं करिए, RI को, जामिया को, CUET का CUET के DU को टारगेट करिए और IP को भी करिए। हाँ, 4-5 फॉर्म फिल करिए, सबका एग्जाम अलग डेट पर होता है, बीच में सेमेस्टर एग्जाम पड़ता है, तब का तब देखेंगे। हो सकता है सेमेस्टर एग्जाम आपका फर्स्ट वीक ऑफ मई में ही हो जाए और IP का पेपर लास्ट वीक में हो। ठीक है, तो यहाँ बैठ के ये सब मतलब क्या कहते हैं, बकैती काटना, बैठ के बकैती काटने नहीं बैठे हम लोग का सिंपल सा ये है कि देखो भाई, ये एग्ज़ाम है, इसके लिए प्रिपेयर करना है। अगर मार्च में हो जाता है, 2 डेट अगर लड़ जाए तो उस दिन मेरे लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उसको दूंगा, लेकिन हमको रेडी दोनों के लिए रहना है। सिंपल सा बात है। आप नहीं रेडी हो तो आपको कोई बुला नहीं रहा, आपको वहाँ लात मार के बाहर करने की व्यवस्था पहले से बनी हुई है। कुल जमा बात है ये। अगर कोई ये कहता है कि मेरा CUET का पेपर और मैं रेडी नहीं हूँ, तो तुमको धक्के मार के निकालने के लिए व्यवस्थाएं बनी हुई है। क्योंकि जो एकेडमिक एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ का टारगेट ये रहता है कि 99% बच्चों को पास कर दिया जाए। जब आप सेमेस्टर एग्जाम देती हैं तो वहाँ पर 99% बच्चे पास हो जाते हैं, हार्डली कोई 1% बच्चा होता है जो फेल होता है। और जब एंट्रेंस एग्जाम होता है तो वहाँ गवर्नमेंट का टारगेट होता है 99% लोगों को फेल करना, केवल कोई 1% लोग होते हैं जिनका एडमिशन होता है। ठीक है, तो अगर आप ये सब समस्या बता रहे हो, ये कैसे मैनेज करेंगे, वो कैसे मैनेज करेंगे, हाँ तो तुम नहीं मैनेज कर सकते, तुमको कोई बुला नहीं रहा है, वहाँ बहुत भीड़ है पहले ही से। ठीक है, वहाँ लोगों का एडमिशन हो नहीं रहा है। ठीक है, जामिया में 200 सीट है, भरने वाले हैं 20,000, तो 1% भी सिलेक्शन रेशियो नहीं है। और छोड़ो, 200 भी टोटल सीट है, माइनॉरिटी के हिसाब से डिवाइडेड है, सुपर न्यूमरी सीट्स डिवाइडेड है, कैटेगरी के हिसाब से डिवाइडेड है। उन 200 में टोटल 17 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। वो 17 अलग अलग सब्जेक्ट्स फर्दर 3 भाषा में डिवाइडेड है, इंग्लिश में, हिंदी में और उर्दू में। तो इंग्लिश वाले में सीट बचेगा 5, हिंदी वाले में बचेगा 3, उर्दू वाले में बचेगा 1, ऐसे करके जामिया में सीट है, अगर पैडागॉजी वाइज आप चेक करोगे तो। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो वहाँ भी कोई आपको बुला नहीं रहा है, तो आपको जाना है तो फिर आपको वो करना पड़ेगा जो कह रहा हूँ। ठीक है, अगर अच्छे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन लेना है तो प्रायोरिटी वाइज सेट कर लीजिए, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी। मेरा काम है प्रिपेयर करना, मैं देखूंगा कि कितना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी का मैं प्रिपेयर कर सकता हूँ, उतना मैं ज्वाइन करूंगा, मैं प्रिपेयर करूंगा। रही बात मेरे सेमेस्टर एग्जाम की, वो जब गेम में आएगा तब का तब देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। ये बिल्कुल कुछ वैसी बात है कि सर कोहरा गिरा हुआ है सड़क पर, अरे सर हमको तो 10 फीट ही दिख रहा है, हम घर से बाहर कैसे निकलें? अभी तुमको 10 फीट दिख रहा है ना, तो तुम 10 फीट बढ़ो, तुमको अगला 10 फीट और दिखने लगेगा आगे, क्या करना है। तो मतलब टू मच ऑफ एनालिसिस ऑल्सो लीड्स टू पैरालिसिस, तो बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं करना है। बस बात समझ में आ गई, 5 यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्म फिल करना है, पहले ये होगा, इसका प्रिपेयर करना है, वो मई एंड में होगा, उसका देखते हैं कैसे करना है, वो जून एंड में होगा, उसका तब का तब देखेंगे कैसे करना है। ठीक है, इस स्ट्रेटेजी के साथ बढ़िए। Okay, thank you, sir. Thank you, Irmeen. Then I'll come to yes, Fiza. Yes, please, आपने हैंड रेस कर रखा है। फिजा खान। चलिए ठीक है, दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। एंड सभी कैंडिडेट्स को मैं ये चीज़ सजेस्ट करूंगा कि देखो यार, पता है बार बार जो मैं बात बोल रहा हूँ ना कि आपको जागरूक होना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वैल्यू आपके लिए वही प्ले करेगा, वो जागरूकता ही सबसे बड़ा आपका वैल्यू पॉइंट है। क्योंकि देखिए, अगर आप जागरूक नहीं रहोगे ना, तो बेवजह के प्रॉब्लम्स आपके पास हैं कि ये ऐसे कर लीजिए, वो ऐसे कर लीजिए, ये स्ट्रेटजी, वो स्ट्रेटजी। और हाँ, जागरूक होने का मतलब ये नहीं होता है कि अच्छा ये वाला पेपर दे देंगे तो अगला वाला कैसे दोगे। अरे भाई, अभी सोचो एलिजिबिलिटी क्या है और प्रिपेयर कैसे करना है, कैसे उस समय पेपर दोगे, उस समय का उस समय देखेंगे। वो बात बहुत बाद की है। यूनिवर्सिटीज़ भी एग्जाम का डेट रखती हैं तो देख के रखती हैं, अमूमन वो डेट क्लैश नहीं करता है, बहुत रेयर केस ही होता है कि कभी क्लैश कर जाए।
तब का जब करेगा तो जो प्रायोरिटी में ऊपर होगा वो देंगे। उस बेसिस पर हाथ में मेहंदी लगा के बैठे नहीं रहेंगे कि अरे अब तो लड़ गए, आओ अब क्या करेंगे। अरे 4 अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जब तुम्हारा नहीं लड़ रहा था तो क्या तुम उसमें सेलेक्ट हो रहे हो? क्वेश्चन यही है। CUET तो मार्च में ही करा लेगा, तो हो जाइए, उसी में हो जाइए, बात ही खत्म हो जाएगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ है, तो उससे आपको फ्यूचर में दिक्कत आएगा, ठीक है। उन्हीं दिक्कतों के कारण ये सेशन है जो बार बार आपको एम्फेसिस दे रहा है कि आप 3-4 ऑप्शन ओपन रखिए। ऑब्वियसली जो आपके मन में आप सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखिए। जैसे किसी ने कहा कि हमको RI का कंटेंट लेना, तो आप जाके RI वाला कंटेंट लीजिए। आप CUET का कंटेंट सेकंड प्रायोरिटी पर रखिए, लेकिन हाँ CUET का कंटेंट भी प्रायोरिटी में होना चाहिए। किसी ने बोला कि सर सारा कैसे एक साथ करेंगे? अरे सारा तुमको कौन कह रहा है एक साथ करने के लिए भाई? तुम जो चीज़ें जामिया के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसका कुछ हिस्सा CUET में आएगा। पहले तुम CUET के लिए प्रिपेयर करो, कुछ समय बाद तुम देखोगे उसका कुछ हिस्सा जामिया में आ रहा है। तो आपको सब्जेक्ट वाइज प्रिपेयर करते चलना है, ठीक है। सभी का एग्जाम डेट अलग है, 2-2 महीने का गैप है। कौन से में आपका होगा नहीं होगा, किस में आपका तबीयत खराब रहेगा, कब क्या होगा आपको नहीं पता है। तो इतना ऑप्शन ओपन रखो कि वो ऑप्शन में से कोई एक ऐसा ऑप्शन हो जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाए। और जब ऑप्शंस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट होते हैं तो कोई एंग्जाइटी, फियर, डिप्रेशन नहीं होता जीवन में, क्योंकि जिसके पास ऑप्शन नहीं है, उम्मीद नहीं है, वही एंग्जाइटी, फियर, डिप्रेशन में भी आता है। बस एज अ कैंडिडेट इतना ही आपको ध्यान रखना है। और ये जागरूक आप हैं तो सिलेक्शन आपके दहलीज पर खुद आएगा, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। और हाँ, आज आप जागरूक हो तभी आप इस सेशन में यहाँ ज्वाइंट हो, वरना 2026 के जुलाई में भी कोई बच्चा आएगा मेरे से पूछेगा, कहेगा 2026 के बीएड में एडमिशन हो गया क्या? तो उसकी और तुम्हारे में फर्क बस इतना है कि तुम 2026 के बीएड के लिए अभी से सोच रहे हो, तो इसीलिए तुम्हारा होगा और उसका एक साल ड्रॉप होगा। क्योंकि सवाल ये है कब आप जागरूक हो रहे हो। और ऐसा नहीं कि वो सेमेस्टर एग्जाम नहीं देके आया, वो भी सेमेस्टर देके आया होगा, तुम भी सेमेस्टर देके आए होगे, लेकिन तुम अपने सेमेस्टर के साथ एक पेन ले रहे हो इस सेशन में बैठने का, और आगे 1 साल बाद जो बीएड का पेपर देना है उस करियर पर अभी से चर्चा करने का। वो पेन ही है जो तुम्हें रिवॉर्ड करता है, क्योंकि जो 6 महीने बाद जागेगा पेपर स्ट्रक्चर क्या है, तू प्रिपेयर भी क्या ही करेगा, ठीक है। तो बस आपको यही बात समझना है कि वो जागरूकता आपको ज़्यादा सिलेक्शन दिलाती है, ना कि मेरा ये एग्जाम है, ये एग्जाम है, सबके लिए हम कैसे पढ़ के सेलेक्ट होंगे। तुम बस जागरूक रहो कि ये सारा आपके साथ एक साथ ही आ रहा है आपके सामने, जब आएगा तो मैनेज भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अब कोई घर से बाहर निकला है, सडनली बारिश बरसने लगे, तो क्या वो अपने घर नहीं आता है? आता है, लेकिन घर के अंदर बैठे रहोगे तो वो बारिश बरस रहा है कैसे जाएं? जो बाहर है पूछो, बारिश नहीं बाढ़ आ रहा होगा तो भी घर आएगा, ठीक है। जो अंदर बैठा हुआ उसको लगेगा अरे बाहर तो बारिश बरस रहा है कैसे जाएं, अरे बाहर निकलो तो खुद ही समझ में आ जाएगा कैसे जाना है, ठीक है। बस बात इतनी है। चलिए ठीक है, दैट विल बी ऑल। थैंक यू, बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं कोशिश करूंगा कि अपकमिंग मंथ में मैं बहुत सारे सेशन अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ पर कंडक्ट कर दूं, और वहां पर यूनिवर्सिटीज़ का एलिजिबिलिटी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है नेक्स्ट सेशन मेरा 15 अगस्त को शायद कंडक्ट हो। दैट विल बी ऑल। थैंक यू, बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। शुभ रात्रि, ऑल द वेरी बेस्ट। आप सब लीव ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।